अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सईद और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की जो सुबह है वो पाकिस्तानियों के लिए यौम सोग लेकर आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यौम सोग का ऐलान किया है, तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है और यूनान में जो कश्ती डूबने का वाक़या पेश आया है उसमें जाँ बहक होने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए आज यौम सोग पूरी कौम मना रही है। अब ये फिनोमिना एक ऐसा फिनोमिना है जो कि चलता तो काफ़ी अरसे से रहा है। अभी कुछ अर्सा पहले हमने देखा था वो लिबिया में भी एक कश्ती फरवरी 2023 जी 2013 और 2009 की 4 खबरें तो मैंने कल ढूंढी। वैसे ही मैंने सर्च की, मैंने सोचा भाई पहला वाक़या है क्या। हाँ। और फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, ये तो मुतअद्दिद मरतबा हो चुका है इस मुल्क के लोगों के साथ जी। और मुतअद्दिद मरतबा कमेटियाँ बन चुकी हैं, मुतअद्दिद मरतबा FIA के जो हुकाम हैं वो इस किस्म की जितनी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वारदातें हुई हैं उनको इन्वेस्टिगेट और उनके हवाले से इंक्वायरियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं, वो जो है कमेटियाँ, और उनका क्या आउटकम हुआ, उनमें कितने लोग पकड़े, क्या हुआ, इसके बारे में अगर प्रेस को ब्रीफिंग दी जाती तो आज हम उन नंबर्स के साथ आपके सामने हाजिर होते। हम आपको बताते कि भाई वो कमेटी बनी थी उसका ये अंजाम हुआ, ये कमेटी बनी थी उसका ये अंजाम हुआ, ये रिजल्ट निकला भाई, बिल्कुल पता चल जाता। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये है कि कमेटी बनाना और उसकी तहकीकात करना ये तो चलो ठीक है, एक प्रोसीजर है जो हमेशा हर चीज़ के लिए होता है, वो होता रहेगा। लेकिन असल फिनोमिना या असल जो वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग किसी भी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना चाहते हैं, अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं, वो असल वजूहात क्या होते हैं? लोग चाहते हैं एक बेहतर माशी, एक मुस्तकबिल हो, बेहतर मुस्तकबिल हो जी, बेहतर माशी सूरत हाल हो हमारी। अच्छा, अब होता क्या है कि इस तरह के वाक़यात आते भी हैं जब न्यूज़ के सामने, तो जो लोग उस धुन में होते हैं कि हमें किसी दूसरे मुल्क जाना है और इस तरीके से भी हम चले जाएंगे नेगेटिव वेज़ को इस्तेमाल करके या गैर कानूनी तरीक़ों को इस्तेमाल करके। वो होता क्या है भाई, एक बंदा मिसाल के तौर पर मेरे ख़ानदान का कोई एक बंदा बाहर चला गया किसी भी तरीके से, और वो किसी भी तरीके से बाहर जाता है, फिर उसके बाद उसको कोई ना कोई नौकरी मिल जाती है, छोटी मोटी नौकरी उसने की। ज़्यादातर वहाँ क्या नौकरियाँ मिलती हैं, एक नॉर्मल आम आदमी को जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, जो पाकिस्तानी लोअर क्लास आप पहुँच सकते हैं, स्टोर का मैनेजर वगैरह, किसी सफाई करने वाला बन जाएगा, हाँ, जेनेटोरियल जॉब्स में हो सकते हैं। अच्छा, फिर अगर स्किल है, हुनर सीखना चाहते हैं तो फिर ये प्लम्बिंग और इस तरफ के उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन वो भी कम होता है। वो भी आप अगर किसी पाकिस्तानी को जानते हैं, कोई आप पे नजरे करम करे और कहे आ जाओ कल से मेरी दुकान पे, तो वो आपको बिठाए और सिखा दे, तो वो फिर एक अलग लेवल आप अचीव कर जाते हैं। अब वो एक गांव का एक बंदा चला गया या किसी एक खानदान का एक बंदा बाहर चला गया, उसने वहां जाकर वो डॉलर या पाउंड या जो भी उस मुल्क की करेंसी है वो भेजना शुरू की, तो जो घर वाले थे उनकी हालत थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई। अब जब इस एक शख्स के घर की हालत थोड़ी सी बेहतर होना शुरू होती है तो तमाम लोग जो उस गांव के होते हैं या तमाम लोग जो उस फैमिली के होते हैं वो कहते हैं देखो ये जो रास्ता था ना, ये इसने सही रास्ता चुना था, अब हमें भी इसी रास्ते पर जाना है, क्योंकि वो हालात बदलते हुए देख रहे होते हैं। बिल्कुल। अब जब वो हालात बदलते हुए देखते हैं और वो इसी धुन में लगते हैं तो फिर उनके अंदर ये चाहत बढ़ती है कि हम दूसरे मुल्क जाएं। फिर आते हैं यहाँ पर एजेंट्स। और कल मैं इस सारे वाक़े की मुख्तलिफ चैनल्स पे कवरेज हो रही थी, तो मैंने एक जगह पर सुना कि एक शख्स ने कहा कि हम नहीं उसके पास गए थे, एजेंट के पास, हमने नहीं उसके पास पैसे लेके गए और ये दरखास्त की कि हमारे बेटे को बाहर भेज दो, वो हमारी दुकान पे आया था। अच्छा, हमारा करियाने का स्टोर है और कहते हैं वो आता था, सामान लेता था, हम उसको उस तरह से जानते थे कि उस गाँव में वो रहता है। तो उसने कहा कि आप लोग क्या, एक दिन गर्मी थी, कहते हैं उस बंदे ने पूरा वाक़या बताया कि गर्मी थी, बिजली गई हुई थी, हम पंखे जल रहे थे। उसने कहा क्या आप लोग इस गर्मी में मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, एक काम करें, आप लोगों को मैं एक तरीका बताता बाहर भिजवाता हूं। ये और यहाँ से बात शुरू हुई और फिर उनका बेटा चला गया। वो कहते हैं अब लापता है। खैर उसके बारे में ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो डूब गया या रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया ना, अब तो लापता जो है वो वापस नहीं आ सकते, ये तो तय है, क्योंकि समुंदर में लापता होने का मतलब डूबना ही है। समुंदर में आप लापता हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने बात की बैठ के, तो मेरी बीवी ने कहा कि नहीं ये फजूल इस किस्म की चीजें मत करो, और जो भी है अपने हाल पे खुश रहो, तुम्हारी दुकान है, तुम्हारी गांव तुम्हारी दुकान से चीजें खरीदती है, तो तुम्हें खरीदता है तो तुम्हें क्या चाहिए। खैर बेटे को जाहिर है बाप को भी लालच था, उसने कहा जवान है, ये कहीं कमाएगा, कोई हो जाएगा, मुस्तकबिल बदल जाएगा, पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है।
तो उन्होंने कहा कि फिर हम फिर उसके पास दूसरी मरतबा गए और उसने आके एक दफ़ा ये शुरली छोड़ी और फिर दूसरी मरतबा हम गए और फिर उसको हमने तकरीबन 23 से 25 लाख रुपए गालिबन दिए हैं, जो नंबर उन्होंने फिगर कोट किया। और कहते हैं ये हमारी तमाम आमदनी थी, जितना हम जमा कर सकते थे इतने सालों में, या जितना बहसियत मैं जमा कर सकता था अखराजात को घर के माइनस करके, ये वो रकम थी जो मैंने अपने बेटे के मुस्तकबिल को बदलने के लिए, और फिर जाहिर है साथ हमारा मुस्तकबिल भी उसके साथ कुछ ना कुछ तब्दील तो होता, उसके साथ छोटे भाई ज़्यादातर तो ये होता है कि उस बच्चे का और उसके भाई बहनों का, मतलब माँ बाप को अपने मुस्तकबिल का इतना खैर फिक्र नहीं होती है जितना उसके भाई बहनों की और उस बच्चे की फिक्र। और वो पैसे दिए उन्होंने फिर। अच्छा, फिर उसके बाद अब यहाँ पर एजेंट्स आए, ये गैर कानूनी एजेंट, वो जहाँ गैर कानूनी काम हो रहा होगा वहाँ गड़बड़ होगी, ये बात तय है, उसके अंदर आप कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। और फिर दूसरा, जब इमिग्रेशन का मामला है, जो कनाडा और अमेरिका के दरमियान का जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर जहाँ पर नायग्रा फॉल्स लगता है। जी जी। अब अगर आप अमेरिका वाली साइड से देखें या कनाडा वाली साइड से देखें, तो जो बीच में जो पूरा समंदर जो जा रहा है, बहुत सारे लोग कनाडा से अमेरिका आने की कोशिश करते हैं, और वो क्या करते हैं कि वहाँ से छलांग लगाते हैं, पानी में तैर कर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे मरते हैं वहाँ पर। तो वो लोग जो कि इन ममालिक में रहते हैं, वहाँ पर भी ये हरकत होती है। हमारे यहाँ पे तो जो ममालिक हैं, हम तो गरीब ममालिक हैं ना, हमारे लिए तो ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। फिर उसके बाद कश्तियों में जाना, उनका 750 लोग एक कश्ती में, 100 बच्चे शामिल उसके अंदर, जिस तरीके से उन्हें ठूंसा जाता है, जिस तरीके से भरा जाता है, और फिर उसके बाद बस भेज दिया जाता है अल्लाह के हवाले। और कश्ती ही नहीं एक तरीका, हमने कंटेनर्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है कि कंटेनर्स में भी लोगों को अफगानिस्तान और ईरान और कहाँ के रास्ते ले जाके सफोकेशन हो जाती है, उसमें भी लोग मरे हैं। ये भी खबर मैंने देखी है, इसी मुल्क के लोग जो हैं उसमें भी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और आप सिर्फ इस चीज़ को जहन में रखें, कल मैंने जितने वालिदैन के या भाई बहनों के या चाचे तायों के इंटरव्यू सुने टीवी पे, जिनके जो हैं वो गायब हैं या वो फौत हो गए, वो सब ये कह रहे थे हमसे कागज़ कोई नहीं मांगा, कोई आईडी कार्ड नहीं मांगा। भाई पाकिस्तान में रहते हुए आपको एक आटे की बोरी लेने के लिए आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, और आप दूसरे मुल्क जा रहे हैं, 7 समंदर पार जा रहे हैं, और आपसे किसी ने कोई कागज नहीं मांगा। तो यही सबसे बड़ी सोचने की लम्हा फिक्रिया है आपके लिए कि क्यों कोई आप पे इतनी मेहरबानी कर रहा है, क्यों कोई आपके लिए इतना कर रहा है कि भाई सारे कानून को तोड़ के, हर चीज तोड़ के, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई चीज, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, किसी किस्म का कोई कागज नहीं है, आ जाओ भाई आ जाओ। वो अपना मुनाफा देख रहे हैं, बिल्कुल वो अपना मुनाफा देख रहे हैं। आगे भी उस मुल्क में अगर आप पहुंच भी जाएंगे तो आप वहां पर ख्वार हो रहे होंगे, रेफ्यूजी कैंपों में होंगे आप, या आप किसी और तरीके से पकड़े जाएंगे, आपको वहीं से वापस पाकिस्तान ही भेजा जाएगा, या जहां पर भी आपने क्लेम कर दिया कि आप उस मुल्क के हैं। जेलों में आप सड़ेंगे, जेलों में आप रहेंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर उधर के यूरोपियन ममालिक के हुकाम ने आपको पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी यहाँ तो आज़ाद है ना, कम अज़ कम वहाँ आज़ादी से भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल पूरी कौम यौम शोक मना रही है। इन तमाम अफराद के लिए जो कि जाबाक हुए, उनके लिए बहुत सारी दुआएं की जा रही हैं, और कमेटी कायम है। देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ जाते हैं। यूनान किश्ती हादसा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी की हिदायत कर दी। आज मुल्क भर में यौम सोग। नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने में मुलव्विस गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। आज़ाद कश्मीर से 10 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। यूनान में तारकीन वतन की किश्ती डूबने के सानहे में जिंदा बच जाने वाले 12 खुशकिस्मत पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए। जिंदा बच जाने वालों का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर, गुजरांवाला गुजरात, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट से है। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम का तारकीन वतन के खिलाफ पॉलिसियों पर एहतजाज। पनाह गुज़ीनों को बचाने के नाकाफ़ी इक़दामात पर हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हज के लिए सऊदी अरब पहुंचना शुरू। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, फ़हीम अशरफ और फ़खर जमान हज की सआदत हासिल करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा चीन, अपने हम मनसब से 5 घंटे तवील मुलाकात। भारतीय अफवाज में हर तीसरे दिन खुदकुशी का एक वाक़या, ख़वातीन अफसरान से जिनसी ज़्यादती भी बढ़ गई। पाकिस्तान को तेल की ख़रीदारी पर कोई खुसूसी रियायत नहीं दी, रूसी वज़ीर तवानाई। भारत में शदीद गर्मी, 2 रियासतों में 100 अफराद हलाक, सैकड़ों ज़ेरे इलाज। और युगांडा में कांगो की सरहद के करीब स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले में 37 बच्चों समेत 40 अफराद हलाक। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। 60 सेकंड न्यूज़ के बाद हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, और प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम आपकी जो मुलाकात है वो करवाएंगे 2 मज़ीद
मेज़बानों से। बिल्कुल, जी। होस्ट्स मॉर्निंग शो के जी, एंकर्स। हमने ले लिए छुट्टी, मतलब छुट्टी से मतलब अपने आप को दिया आज़ादी, काइंड ऑफ छुट्टी, अपना काम आसान किया है बुनियादी तौर पर, और बच्चों को इस काम में इन्वॉल्व किया है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां थी। बच्चों ने कहा कि भाई हमसे काम करवाओ। इतने मेहनत कश बच्चे थे, इतने उतावले, काम करना था इन बच्चों को। बिल्कुल, तो अब हमने इनको यहाँ तक पहुँचाया है, अब आगे इंशाल्लाह हमें कहीं आगे तक पहुँचाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि कल को शहबाज शरीफ साहब जो है वो कहे कि भाई बुलाओ इन बच्चों को, मेरे दफ्तर में भी बिठाओ, मेरे साथ भी काम का बोझ बांटे। और क्या हो सकता है, बच्चे ही आगे संभालेंगे। एक को हम इसाकडार साहब की तरफ भिजवाएंगे और एक को हम शहबाज शरीफ साहब के साथ बिठाएंगे, दोनों अहम काम करें। लेकिन आपका जरा तारुफ करा देते हैं, हमारे साथ दो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, हमारे साथी होस्ट। बिल्कुल, हमारे साथी होस्ट मौजूद हैं और इनको आप कुछ दिनों के लिए प्रोग्राम में देखेंगे। हमारे साथ मोहम्मद इसहाक हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? गुड लक और लाइक इट्स ओके। इट्स ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। हसनैन, कैसे हैं आप? आपकी उम्र कितनी है? बहुत अच्छा हूँ, 9 years old। 9। Sounds way more confident than I am। हाँ, माइक नहीं आ रहा भाई, हसनैन का माइक की आवाज़ नहीं आ रही। He sounds confident। दे दिया भाई। लेकिन ये कि हसनैन के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है। आपको क्या लगता है कैसे आया होगा ये कॉन्फिडेंस? नहीं, वैसे बात तो नहीं, मैं इनसे पहले पूछूं ना, आपका माइक जब तक सही करने की कोशिश कर रही है हमारी टीम, ठीक है? आप बताएं इसहाक, आपको क्या लगता है इसमें इतना कॉन्फिडेंस हसनैन में कैसे आया? You have like probably आप like ना काफ़ी दफ़ा आप like उससे क्या कहते हैं like different shows में गए होगे या फिर like हाँ भाई, गए शोज में आप like मैंने खुद होस्ट भी किए हैं और बहुत सारे शोज में गया भी हूँ, सो एक्सपीरियंस की वजह भी हो सकती है। हाँ, एक्सपीरियंस की वजह भी हो सकती है। वैसे भी ये मेरा सेकंड टाइम है तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे सेकंड टाइम तो नहीं है मगर लाइक थर्ड टाइम है या फोर्थ टाइम है, मगर काफ़ी लाइक मुश्किल होता है आने के लिए। लाइक आपको लाइक कनेक्शंस मिलने पड़ती हैं, आपको लाइक जैसे क्या कहते हैं, आपको लाइक वर्क हार्ड करना पड़ता है टेक्निकली। वेल देखा जाए तो टैलेंट के ऊपर आई डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ के कनेक्शन और लाइक ये अपने ऊपर लाइक लोगों को कहो कि मुझे प्रेफर करो ये चीज़। आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। आई बिलीव इन शेयर अमाउंट ऑफ टैलेंट अ पर्सन हैज़। अगर टैलेंट है तो वो काम कर सकता है, अगर टैलेंट नहीं है सो ही कैन नॉट। लेकिन अब जैसे इस प्रोग्राम की बात करें, मैं आया हूँ टैलेंट पर, जी, कनेक्शन पर, तो फिर तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। yes, it can always है ना? be, it can always be a combination. You can maybe like work hard for it or something like that. हाँ, But work it's hard तो जरूरी है। आपका जो शो था, it's kind of hard to be on TV. Let's हाँ, it is say hard. that. ये तो हार्ड टू बी ऑन टीवी। हसनैन, आप बताएं आपका फर्स्ट शो जो था, जो भी इंटरेक्शन थी, कैमरे की थी या रेडियो की थी, वो कैसी थी और वो कब हुई? Well, मेरा फर्स्ट शो मेरी मदर की तरफ से था। She used to work in TV और टीवी वाले मुझे पहले देखो से कनेक्शन बन गया ना। वो तो है ना, देखो बताओ साग साहब, बताओ इनको Indirect कनेक्शन था। Connection. In the start there was a little bit, but after that when my mother left radio etc, so then it was on me. Like मेरा अपना वे, मैंने खुद अपने पाथ को बनाना था, अपने पाथ के ऊपर खुद मैंने चलना था। There was nobody else to like give references of me. I had a brand new start from my own self. तो इतनी ज्यादा अंग्रेजी क्यों बोलते हो भाई? थोड़ी उर्दू बोलो। आदत हो गई है। अच्छा, स्कूल में बुलवाते हैं वो उर्दू बोलेंगे हम। साथ ही साथ कुछ टाइम हाँ। बाद हो सकता है कि मैं एक एकेडमी के अंदर भी एज एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर काम। चलो हम कुछ अपनी स्टोरीज की तरफ जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। होता है भाई, होता क्या है। बात है भाई, जबरदस्त। चले हम जरा कुछ स्टोरीज भी अपनी बताते रहते हैं लोगों को। आपके जहन में भी कोई बात आए तो आप कर लीजिएगा, ताकि कमेंट आप, कीजिएगा, है ना? ठीक है? अच्छा जी, 2023 की जो ताकतवर तरीन अफवाज फौज होती है ना, मुल्क की जो फौज, उसमें एक लिस्ट आई है। ग्लोबल फायर पावर ने एक रैंकिंग जारी की है। उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान आर्मी जो है, वो दुनिया में 7वें नंबर पर है और मुसलसल चौथे बरस बेहतर हुई है ये पाकिस्तान फौज की पोजीशन। गुज़िश्ता 3 बरसों में जो रैंकिंग है वो पहले 15वीं थी, फिर 10वीं हुई, फिर 9th पर आए और अब आ गए 7th पर। ये पाकिस्तान आर्मी की जो है एक तरीके से एक्नॉलेज किया है दुनिया ने उनकी कैपेबिलिटीज़ को। और सिर्फ 3 बरसों में पाकिस्तान ने 8 रैंक्स इम्प्रूव किया। अच्छा, सबसे जो नंबर 1 पे जो फ़ौज है वो अमेरिका की फ़ौज है और नंबर 2 पे जो फ़ौज है वो रूस की फ़ौज है। उसके बाद चीन है, इंडिया है, यूके है और जनूबी कोरिया। बिल्कुल सही। 145 यानी 145 ममालिक का इसके अंदर जो है वो एक कंपैरिजन किया गया था और उसमें भूटान की फ़ौज सबसे आखिर में आई है।
भूटान, पता है, सुना है तो कभी? आप बता ही क्यों रहे हैं उसके बारे में? ऐसे ही बता रहा हूँ ना, वो बेचारा आखिर में आया तो बता देना चाहिए। तो पाकिस्तानी फौज इज नंबर 7 पर। बिकॉज ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान के लोगों के अंदर टैलेंट और एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हाँ। द ओनली थिंग इज कि लाइक वो टैलेंट को ढूंढने वाला चाहिए हमें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए सो इन एवरी सिंगल स्ट्रीट यू विल फाइंड आर्टिस्ट्स, यू विल फाइंड जर्नलिस्ट, यू विल फाइंड मैनी थिंग्स। आपको बहुत सारे लाइक फनकार, बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके साथ बहुत सारे स्किल्स हैं, बट सिर्फ चाहिए तो मौका होने। क्या ख्याल है इसाक आपका? जी हाँ, ये भी मुझे लग रहा है Talent ये of सही कह रहे हैं। वैसे भी ना बहुत सारे पाकिस्तानियों के पास लाइक बहुत ज़्यादा टैलेंट है और वो लाइक ना वो छोड़ते हैं। वैसे ना अमेरिकन है ना लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ के जब उनके पास टैलेंट होता है ना वो ढूंढते हैं या फिर वो हार्ड वर्क करते हैं ना उसको लेके ना एक चीज़ अचीव करने के लिए या फिर उसमें बेहतर करने में। मगर टैलेंट टैलेंट ना हार्ड वर्क से कभी कभी ना नॉर्मली ज़्यादा बेहतर होता है। टैलेंट होगा और फिर आप हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस मिलेगी Yes. आपको। अगर टैलेंट मिल गया ये आपका, वो वाला काम है कि अगर आपको हीरा मिलेगा तो उसे पॉलिश करना है, उसे तराशना है, उसे अपने प्योर फॉर्म के अंदर लेकर आना है, तो तभी वो हीरा एक असली हीरा होगा। It's अब kind एक of और like मैं a आपको एक हीरे diamond की which खबर has बताऊं? not been polished yet. हाँ। Imagine like you're the diamond and you're also the polisher and you must polish yourself. I mean like you should Polish like find yourself, your भाई। own. वाह वाह You वाह must find like it on your own. Sometimes you might need help if it's like very hard, but normally you should do your own journey. हाँ। अच्छा, अब एक और हमारी न्यूज़ है, उसकी तरफ हम जाते हैं। और आटा खाते हैं? क्या खाते हैं आटे की? जी रोटी आटे से बनती है। फेवरेट चीज़ क्या है खाने में आप दोनों की? मैं अगर पर्सनल बताऊं तो मैं हूँ पिशावरी, तो मेरा कावे के साथ रोटी। कावे के साथ रोटी, ये डिफरेंट है वैसे। आपका? अंडा अंडा तो जरूरी है भाई। अंडा में तो अगर नमक डालो तो फिर मैं तो पूरा खाऊंगा। सही है। अच्छा, अब आटा हो गया महंगा हो गया आटा, अच्छी खासी कीमत में उसके इजाफा हुआ है। और हम जरा हमारे नुमाइंदे जो हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से भी, कराची से भी, उनसे जरा बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि भाई कितना इजाफा हुआ है आटे में। और अब नॉन बाई एसोसिएशन और जो अवाम है उनका क्या रद्द अमल आ रहा है। कराची से हमारे साथ शिराज अहमद हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नवाज संगरा। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। जी शिराज, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, बताइए क्या सूरत हाल है कराची में आटे की कीमत की? जी बिल्कुल, कराची में आटे की जो सूरत हाल है वो हमें जूं की तू नज़र आ रही है। और बताया जा रहा था कि गंदम की नई क्रॉप आने के बाद जहां उसकी सप्लाई बेहतर होगी, वहीं उसकी प्राइसेस में तकरीबन 15 से 20 रुपए फ़ी किलो कमी जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स हमें दिखाई दी, क्योंकि आटे की कीमत बतदरीज बढ़ती जा रही है और आम सारिफ के लिए 2 वक्त की रोटी का उसूल भी इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। प्राइस के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त शहर कायद में जो फाइन आटा है वो 150 से 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि चक्की का आटा भी 160 रुपये और 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुख्तलिफ चक्की मालकान इस वक्त अपनी दुकानों पर फ़रोख्त कर रहे हैं। इस हवाले से दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका मौक़िफ़ है कि एक तरफ गंदम की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। शहर कायद को जो गंदम की सप्लाई होनी थी वाफिर मिकदार में वो अब तक नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से गंदम की प्राइसेस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैं और इसीलिए उसका इम्पैक्ट आटे की प्राइस पर दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से भी बार बार एहतजाज किया जा रहा है, हुकूमत से मीटिंगें की जा रही हैं, लेकिन गंदम की सप्लाई बहाल नहीं हो रही। ठीक है, हम लाहौर की तरफ जाते हैं। नवाज संगरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवाज साहब, बताइए लाहौर में कीमतें कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी जो आटे की कीमत है उसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा हो रहा है। अगर हम चंद रोज़ कबल की बात करें तो आटे का जो 20 किलो का थैला था वो 2300 रुपये में था, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज़ में मुसलसल आटे में इजाफा हुआ है और वही जो 2300 रुपये वाला 20 किलो का थैला था आज वो जो है वो 2650 रुपये तक पहुँच चुका है और 10 किलो आटे का थैला है वो 1365 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो चक्की आटा है वो भी 160 रुपये और बाद चक्कियों पर जो है वो 170 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। सबसे बड़ा मसला जो है वो मार्केट में गंदम के जो रेट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी का है। मार्केट में गंदम का रेट जो है
उसमें रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफा हो रहा है। गंदम का रेट एक हफ़्ता पहले जो था वो 4,000 रुपये तक जो है वो लाहौर में गंदम फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन आज लाहौर में गंदम जो है वो 4500 रुपये फ़ी मन तक जो है वो पहुँच चुकी है। इस हवाले से अगर हम बात करें फ्लोर मिल एसोसिएशन की, तो उनका ये कहना है कि जब मार्केट में गंदम महंगी हो रही है तो हम सस्ता आटा जो है वो कैसे दे सकते हैं, जबकि आटा महंगा होने की वजह से जो है वो बिल्कुल ठीक है। और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सिराज साहब, वो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और हमें आटे की कीमत हाल से आगाह कर रहे थे। आटा बढ़ गया है भाई, टेंशन हो रही है? जी ऑफ कोर्स। अच्छा एक बात बताओ, दोनों एक बात बताओ, घर में जब शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं, फैमिली ग्रोसरी करने जाते होते हो, तो कोई चीज उठाई हो अम्मी ने, तो अब्बू कहते हैं कि बेटा ये रहने दो, ये छोड़ दो, अभी जरूरत नहीं है इसकी? कभी कभी कहते हैं, कभी कभी नहीं, बट अक्सर इस तरह नहीं कहते क्योंकि इतना कोई मसला नहीं है। बट पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे बुरा उन लोगों के लिए फील होता है जिनके पास नहीं है, जिनके पास कैपेसिटी नहीं है। मॉल में होता है, लाइक ग्रोसरी, लाइक एक ना नॉर्मली शॉप में तो लाइक बस ऐसे ही लाइक ले लो, अगर लाइक बड़ा महंगा हो लाइक 100 इस टाइप हो तो फिर वो स्ट्रेट आपको एक ना स्ट्रेट फेस से कहेंगे नहीं। अच्छा। नहीं, कैसे कहते हैं? नहीं। और आप मान जाते हो जब वो कहते हैं नहीं, या जिद करते हो? क्या कभी या आप भी कहते हैं नहीं? जिद तो करता हूँ। अच्छा ठीक है, जिद करता हूँ, लेकिन नाजरीन वही बात है कि बच्चे जिद करते हैं, बापों पे भी बड़ा प्रेशर है और घर का जो सरबराह है, जो चला रहा है। देते हैं जो हमारे पाकिस्तान में एक अजीब सा फिनोमेना हुआ है, फिर उसके बाद ब्रेक पे भी जाना है, के बाद वापस आएंगे जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब आपको जरा एक और ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज। वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है? वो ब्रेकिंग न्यूज है ट्विटर पे। हाँ, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है हैशटैग है ना। आपको पता है ना क्या है भाई? है ना नहीं, उर्दू का लफ्ज है। नहीं वो लफ्ज तो है, लेकिन ट्रेंड क्यों कर रहा है? हैशटैग है ना, वो तो लाइक एक ना इस करके लाइक स्टूपिड पीपल लाइक ना तेजाब के एक एंटायर बोतल डालेंगे इस करके टाइप है मेरे ख्याल से। नहीं भाई, है ना, पूरा है ना इज ट्रेंडिंग। ट्विटर पे ना बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं तो जो आपको साइड पे दिखाए नजर आते हैं। क्या तो क्या मुर्गियों से रिलेटेड? अभी बताता हूँ किस चीज से रिलेटेड है। नॉर्मली इस तरह के ट्रेंड्स लाइक ना तेजाब की अभी रुक जाओ, मैंने मुझे बताने दो मुझे तो बताने दो भाई इसाक साहब, मुझे तो बताने दो। देखो पहले सिर्फ मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि देखो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है इस वक्त क्या? हैशटैग है ना। ठीक है, आपको पता है कि ये क्या है? अभी तक नहीं, क्यों? अभी नहीं पता। ठीक है, आपको पता है या मैं बताऊँ? नहीं पता। आपको पता है? भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। ये आएगा, ये थोड़े दिन में पता चलेगा। ये जो ट्रेंड है ना, पूछ रहे हैं कि आपको पता है? बेटा ये बहुत बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है जिसका ट्रेंड चल रहा है ना हैशटैग है ना। Is it something related to politics? अभी पता चलेगा, आहिस्ता पता चलेगा। ये थोड़ा सा stay tuned to the program देखते रहिए। कुछ दिन में हम आपको बताएंगे कि ये हैशटैग है ना क्या है। ठीक है जी, चलो तो अगली खबरों की तरफ चलते हैं। What are your predictions? I am not predicting anything. You will have to watch the What are program. your predictions? People will watch the program and then they will come to know what is है ना। What is your prediction? I am not giving any prediction. अबाउट है ना, पता नहीं। चलो वेट करते हैं, लेट्स वेट फॉर इट। चलो लेट्स वेट। चलो अब आके आपको लेकर कुछ और खबरों की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्लानिंग, हमारे यहाँ प्लानिंग बहुत सारी चीज़ों में जब हम बना रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जब हमने प्लानिंग एग्जीक्यूशन के फेज से पहले का एक मरहला होता है जो कि बहुत कम हमारे मुल्क में बात होती है, उस पर डिबेट होती है या डिस्कशन होती है। पाकिस्तान में सरकारी सतह पर भारी रकूम का ज़िया जो है एक बड़ी ही बदनुमा रिवायत है हमारे यहाँ। क्या हुआ? बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, फिर उन प्रोजेक्ट्स का हासिल वसूल कुछ नहीं होता। इस्लामाबाद में 7 करोड़ रुपए से तामीर होने वाले ख़वातीन बाजार को दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला कर दिया। अच्छा, इसी चीज़ पे बड़ा शोर मच रहा है। इस बाजार का इफ्तिताह भी हो चुका था और बाजार भी सज गए थे, लेकिन अब ये सारी रकम जो है वो ज़ाया हो जाएगी। और ये मंसूबा पिछली हुकूमत ने शुरू किया था, जिस भी हुकूमत ने वैसे तो किया हो, ये तो खैर डिबेटेबल नहीं है। कराची में ऐसे मंसूबे शुरू हुए। एक दफा कराची में पता है क्या हुआ? आपको मैं बताता हूँ। सी व्यू पर एक फवारा उन्होंने लगाया, दुनिया का सबसे बड़ा फवारा। बिल्कुल, मुझे आज वो फवारा कहाँ है किसी को नहीं पता। कितनी लागत आई थी ये पता लगाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कितनी लागत आई थी। पाकिस्तान के इस पे हम सेगमेंट लेके आएंगे नाजरीन आपके लिए। पाकिस्तान में
आम तौर पर जानने मतलब जिनके बारे में बहुत हमने सुना है ना, वो वाले मंसूबे जो बड़े पैमाने पर या लॉन्च हुए या बड़े पैमाने पर डिस्कशन हुए, उसके बाद फिर आंखों से ओझल, किसी को पता नहीं है वो आए कब, चले कब गए। अच्छा, बाजार की जो ये खवातीन बाजार है, इसकी जगह में तब्दीली की बाज़गश्त कौमी असेंबली में भी सुनाई दी गई और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है इरफान मेमन साहब, उन्होंने कहा है कि खवातीन बाजार के साथ साथ सेक्टर G11 का एक बड़ा एतवार बाजार भी है, इसकी जगह भी मुंतकिल की जा रही है। अब इसकी वजह जो है वो बताई, जब उन्होंने उनसे पूछा गया तो इसकी वजह मालूम ये हुई कि 11th एवेन्यू गुजरना है इस जगह से जहां पर ये दोनों बाजार बने हुए। चलो, जो इतवार बाजार है वो तो पुराना है, उसके बारे में समझ आती है, वो पुराना है, उसको आप मुंतकिल कर लें, लेकिन नया बाजार जो बन रहा है या बन चुका, पिछले साल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से कंप्लीट हुआ है वो, तो खैर ऐसा होता है ना, काइंड ऑफ प्लान। क्या है इसमें कोई प्रॉब्लम है? 7 करोड़ ही तो ज़ाया हुआ है, क्या बड़ी बात है। हाँ, हमारी गवर्नमेंट के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आम जो लोग हैं जो बहुत गरीब है, जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिलता सही से, उन लोगों के लिए है थोड़ी सी प्रॉब्लम। ये गरीब आवाम का नुमाइंदा बनेगा मुझे लग रहा है, जी है ना? मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि अगर देखा जाए मिडिल क्लास भी चल जाएंगे, ऊपर वाले भी चल जाएंगे, उनका क्या जो कि गरीब I है। have a question. हाँ। Do you want to create a charity foundation together? Because I have also been thinking about that. वेल वो फ्यूचर के प्लान्स होंगे, वो देखेंगे जब बड़े होंगे, कोशिश करेंगे अपनी। तो आप चैरिटी फाउंडेशन बनाएंगे पाकिस्तान के लिए? I have such big dreams which I think I'll probably never accomplish. Like ये ड्रीम्स बड़े होने चाहिए हमेशा। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, यूनिक चीज बताऊं, यूनिक, सबसे यूनिक चीज जो दुनिया में। I also dream very big. हाँ, very huge big. हाँ, I dream big. Then you wake up. Then I wake up and start working towards it. अब मैं आपको एक बताता हूँ, थोड़े दिन पहले एक बड़ी मज़ेदार एक न्यूज़ आई, और वो न्यूज़ क्या थी, 76 इयर्स की एक खातून थी, उनका नाम था बेलामोंटो। क्या नाम था? बेलामोंटो। बेलामोंटो। That sounds like a English name or probably like a old like Australian. अब उनके साथ हुआ क्या? She is Ecuadorian. Ecuador से ताल्लुक रखती है। बेसिकली हुआ ये कि वो उनका इंतकाल हो गया, मुर्दा करार दे दिया, डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने कहा शी इज डाइड नाउ, ठीक है। तो उसके बाद उनको फ्यूनरल हुआ हो रहा था, बल्कि फ्यूनरल हो रहा था, तो अचानक से वो जिंदा हो गई दोबारा से। शी केम बैक टू लाइफ। सब लोग बड़े खुश हुए कि भाई ये तो चलो अच्छी बात है कि ये जिंदा हो गई और ये बीमार शैतान। उसके बाद 7 दिन इनको रखा आईसीयू में। आईसीयू पता है क्या होता है? जी, इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें बड़े ऐसे मरीजों को रखते हैं, बड़े खतरनाक कॉम्प्लिकेटेड मरीजों को इसने ये तो फिर वो मर गई, फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी ने ये सोचा कि मैं नहीं मरना चाहती और उठ गई। अब क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसकी डेड बॉडी ने सोचा और वो जिंदा हो गई। अब 7 दिन वो आईसीयू में रही और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया दोबारा से। जिंदा होने के बाद दोबारा इंतकाल। So you're saying that she decided, so she died, decided to live, like oh I have some work, and then decided to die. वर्क तो था, समझ में नहीं आया वर्क क्या था। Sounds like that it was kind of like planned, or like the plan went like a little bit wrong. हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं। लेकिन ये काम क्या था ये समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो रही आईसीयू में, लेकिन अब हो गया उनका इंतकाल। बेसिकली दिमाग में ना खून जम गया था उनके, तो उसके बाद फिर उनका इंतकाल हो गया। 1 हफ्ते तक जिंदा रह के उन्होंने चीजों को मिरेकल्स कह सकते हैं। मिरेकल्स कह सकते हैं। ह्यूमन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जावेद मियादाद को जानते हो? नहीं जी, जावेद मियादाद को नहीं जानते? आप जानते हैं? I've heard about him. अच्छा, क्रिकेटर, वेरी फेमस क्रिकेटर। मैं क्रिकेट नहीं देखता। आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? फुटबॉल। फुटबॉल। फुटबॉल या फिर क्रिकेट। वैसे आजकल जो है ना बच्चे, उनका एक, मैंने बड़े बच्चों से ऐसा मिली हूँ कि जिनका रुझान फुटबॉल की तरफ अच्छा खासा है। क्यों? इज इट बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स और इज इट बिकॉज ऑफ द गेम? वेल पर्सनली मुझे कोई स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है नहीं। आई एम ऑल, दिस इज माई स्पोर्ट, व्हाट आई बिलीव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पोर्ट। हाँ, बट ऑफ कोर्स फिजिकल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर फिजिकली ओबीस और आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी फिजिकल फॉर्म को, सो देन इट्स गोना बी प्रॉब्लमेटिक। सो जस्ट फॉर फिटनेस, or just because of the different things that you will find in it, because you are going to stretch your body, you are going to have different other things, you are going to jump, you are going to use your muscles in a very good way. Why do you like football? Normally because the same reason as him a little, like आपको फिटनेस मिलेगी, एंड ऑल्सो दैट इज लाइक वेरी फन टू लाइक प्ले, लाइक टीम्स होती हैं, इट्स काइंड ऑफ इट्स लाइक वेरी फन, इट्स लाइक अ टीम बेस्ड गेम। You need to like use तो क्रिकेट भी टीम बेस्ड एक, you need to like use your brain. I like for example फुटबॉल में आपको like ना एक फॉर्मुलेट करना पड़ता है कि एक प्लान कि पहले ये ना
आगे जाएगा, फिर उसको ड्रिल Strategy. करना, Strategy. शूट उसको ना इस तरह प्रेटेंड करेगा कि इसने शूट किया मगर ये असली में पास करेगा। और ना और जावेद मियादाद ने क्या किया ये मैं बताता तो हूँ, स्टोरी बताता हूँ आपको मैं। जावेद मियादाद ने किया क्या है। जावेद मियादाद जो हैं पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त, पाकिस्तान के साबिक कप्तान रहे हैं, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। उन्होंने अब इंडिया के जो वज़ीर आज़म है ना, उनका क्या नाम है? मोदी। और जावेद मियादाद ने भी ऐसा ही कहा, मोदी। उन्होंने बड़ी तनकीद की है मोदी साहब पर कि हमारा पहले ना क्रिकेट होता था, पहले एक साल पाकिस्तान की टीम इंडिया जाती थी और दूसरे साल इंडिया की टीम पाकिस्तान आती थी। अब ये कह रहे हैं कि जब से ये मोदी आया इसने तो क्रिकेट को खत्म कर दिया। वो भेजता ही नहीं है टीम यहाँ पर, वो हमेशा फड्डा कर देते हैं कि नहीं जी हमें पाकिस्तान नहीं जाना, वी डोंट लाइक पाकिस्तान, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए। और अभी भी एशिया कप क्रिकेट का होने वाला है, वर्ल्ड कप के भी मसले चल रहे हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी गेम्स हैं जिसमें प्लेयर्स ने इंडिया जाना होता है, वहाँ पे टूर्नामेंट वीजा नहीं देते, उनको वीजे नहीं देते, अलाउ नहीं करते कि प्लेयर्स आए। तो उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल तक एनिमोसिटी को ले गए हैं वो। जी तो अब इन्होंने कहा है पाकिस्तान के वाले लाइक केयर नहीं करते कि ओ इवन दो देयर आर एनिमी वी स्टिल हैव टू गो। इंडिया इज अ वेरी गुड कंट्री, यू डू हैव टू एडमिट दैट। उसमें लाइक डिफरेंट कल्चर्स एंड हाँ, सब हर कंट्रीज में अच्छी चीजें होती है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप कहें नहीं जी आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू प्ले विद यू। मेरी लाइक एनिमी हो, हमारे पास लाइक पास्ट this is not fair to create इट्स such काइंड ऑफ लाइक कि ना कभी कभी लाइक कंट्रीज है ना, जब उनके पास लाइक एक ना वॉर होता है तो फिर वो दुश्मन तो होते हैं ना, मगर फिर तो वो उससे ना लाइक निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जापान है ना, अमेरिका ने ना जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स भेजे, मगर फिर भी जापान लाइक्स अमेरिका। बट इफ इट्स लाइक अ लॉन्ग हिस्ट्री लाइक तो आपका क्या ख्याल है? मैं कहता हूँ कि इंडिया कुड बी अ ग्रेट एलाई फॉर पाकिस्तान, क्योंकि अगर हम देखें तो पुरानी झगड़ों के साथ क्या मिलेगा हमें ज़्यादा से ज़्यादा, एक्सेप्ट फॉर डिस्ट्रक्शन, केओस एंड हैविक एंड मेहम। इसके अलावा हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो सोचना चाहिए ना उनको, यही तो बात कर रहे हैं वो जावेद मियादाद साहब यही कह रहे हैं। फ्री लैंड दो। अच्छा अब हम करते हैं एक काम करते हैं कि कश्मीर का पता है आपको? जी कश्मीर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और पाकिस्तान बिल्कुल जी कहता है सही कि कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, इंडिया ये मानता नहीं है, मानना चाहिए उसको। तो अब जावेद मियादाद का बयान भी हमने सुन लिया। अब हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और बड़ा खास सेगमेंट है उसके लिए हाजिर होंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब हमारा सेगमेंट शुरू हो रहा है कि बच्चे अगर किसी ख़ास शोबे में जाना चाहते हैं, अपनी फील्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस फील्ड के ही जो हमारे पास ऑफिसर्स होते हैं या डॉक्टर्स हैं, आपने देखा पिछले प्रोग्राम से हमने उनके साथ बच्चों की डायरेक्टली मुलाकात कराई ताकि बच्चे अपनी मर्जी से उनसे जो सवाल पूछना चाहें उस फील्ड के बारे में वो पूछें। आज कौन सी फील्ड चुनी हमने? पुलिस। DIG साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शोएब खुर्रम साहब, और उनसे हम बच्चों की इंटरेक्शन करवाएंगे और वो बताएंगे कि जी कैसे बच्चे पुलिस वाले बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं साहब? आप लोग खैरियत से? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। बच्चे जो है हमारे साथ, बिल्कुल जोया हमारे साथ मौजूद है, जोया सरमद। अस्सलाम वालेकुम जोया। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सी क्लास में? क्लास 9th में। क्लास 9 में। ओके, थोड़ी एनर्जी तो लाए, पुलिस वाला बनना है आपने भाई। पुलिस वाले के लिए एनर्जी कितनी जरूरत होती है शोएब साहब? 24 घंटे के लिए चाहिए। 24 घंटे की एनर्जी चाहिए। थोड़ी सी आप में भी टेंशन है अभी शायद कैमरे की। अच्छा तो जोया क्या पूछना चाहेंगी आप शोएब साहब से? आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या हैं? हाँ क्या बात है सर, जबरदस्त, फौरन अकाउंटेबिलिटी पे आ गई है जोया। पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रैफिक है, सिक्योरिटी है, एजुकेशन है, जो हमारी ट्रेनिंग वो भी पुलिस वाले खुद ही, हमारा कॉलेज है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इस्लामाबाद में हमारे पास, और टेली के लोग हैं जो टेली कम्युनिकेशन है। अब हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जो पुलिसिंग थ्रू हम टेक्नोलॉजी करते हैं, तो सेफ सिटी भी इस्लामाबाद जो है वो पुलिस रन कर रही है 2019 से। काइंड ऑफ लाइक अ सिक्योर कंटेन एंड लाइक प्रोटेक्ट लाइक एवरीबॉडी इन लाइक द कंट्री। हाँ ऐसे ही हुआ ना, प्रोटेक्शन। The police is here to protect its people. But it's like very hard to like find them or like either catch them or something like that. वो बेसिकली पूछना ये चाह रहे हैं पकड़ते कैसे हैं? हाँ
जो पुलिस है ना वो बेसिकली बनी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। हाँ। तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि वो लोग, उनका नाम क्या है, उनकी रेजिडेंस कहाँ पे है, आईडी कार्ड क्या है, वो कौन सी सिमें यूज़ कर रहे हैं, कौन से मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम उन्हें टेक्नोलॉजी के ज़रिए पकड़ लेते हैं। आप लोग लाइक सिक्योरिटी कैमराज, लाइक आप उनकी कार, आप लाइक मूवमेंट्स, लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस, लाइक बॉडी लैंग्वेज, सब फिल्में Yes, देखी हुई ये हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम उनकी बॉडी मूवमेंट या उनकी जो गाड़ियाँ हैं उनकी मूवमेंट या जहाँ आते जाते हैं वो कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए हमने सेफ सिटी, आपने देखा होगा कैमराज लगे हैं मुख्तलिफ जगहों पे ना। तो अगर आप यहाँ से गुजरते हैं किसी भी रोड से, किसी मरकज़ पे, शॉपिंग सेंटर में, तो वहाँ पे हमारे कैमराज लगे होते हैं। तो अगर कोई क्रिमिनल वहाँ आते जाते हैं या जिनकी हमारे पास फ़ोटोज़ ऑलरेडी क्राइम रिकॉर्ड में मौजूद हैं, तो वो हम उनमें डाल देते हैं। और वो कैमराज जो हैं वो FR कैमराज हैं, फेशियल रिकग्निशन है उसमें। कैमरा हमें अलर्ट करता है कि ये बंदा हमें वांटेड है, ये PO है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ये इस केस में वांटेड है। तो वो हमारी पुलिस फिर उसे मौजूद होती है इर्द गिर्द, तो वो उन्हें पकड़ लेती है। तो जोया कुछ और पूछना चाहेंगी आप? How often do you get to use a gun? ओए होए, सीधा आइए। ये बड़ी सख्त पुलिस पहले अफसर जोया का बनेंगे। सवाल हो जाए, पहले जोया का सवाल हो जाए। मैं जोया बड़ी सख्त पुलिस अफसर बनेंगे। ये सख्त पुलिस ऑफिसर she बनेगी। basically asked on how many people you have like shot. ये अगला आया अब। तो आपको पता है कि जो लोग वायलेंट क्रिमिनल होते हैं, जो लोगों को मारते हैं, उनके ऊपर फायर करते हैं, तो वो फिर अगर पुलिस से उनका इनकाउंटर हो तो वो पुलिस को भी हिट करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स हमारे अभी आप देखें कि इस्लामाबाद के अभी तक 59 जो लोग हैं वो अपने फ़र्ज़ की राह में शहीद हो चुके हैं। अभी हमने 2 वीक्स बैक ना एक यौम तकरीम शोहदा भी मनाया, जिसमें तमाम फोर्सेस के लोगों को जो कि वतन की खातिर शहीद हो चुके हैं, उनके हमने अपना ट्रिब्यूट पेश किया। तो हमारे पुलिस वाले और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं ना, फ़र्ज़ की अदायगी में वो शहीद होते हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी है, उनका फ़र्ज़ है हमारे लिए लोगों को और आपको, अब बच्चों को, हमारे शहर के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने इसका हलफ उठाया हुआ है। अच्छा शेख साहब, पढ़ना कितना पड़ता है? पुलिस पास वाला क्या अगर है? किसी ने बनना हो तो मिसाल के तौर पर कोई अगर 12th स्टैंडर्ड या 12वीं जमात उसने पास कर ली, उसके बाद क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ताकि वो DIG IG बन सके? बेसिकली तो इसका जो, अगर आप CSS करना चाहते हैं, कमीशन के ज़रिए मतलब आना चाहते हैं जॉब में एज ASP, बाद सूबों में DSP भी वो भर्ती कर रहे हैं, जैसे सिंध में और KP में। तो एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लोगों को भर्ती करती है, ख़वातीन भी उसमें हैं, आप भी ज़रूर उसमें आ सकती हैं CSS करके। तो सेंट्रल एंड सुपीरियर सर्विसेज हैं, उसमें आप वैसे तो उसकी ग्रेजुएशन है, उसकी जो बेसिक एंट्री लेवल की एजुकेशन है, कोई भी आपने आपकी फील्ड है, डॉक्टर भी आ सकते हैं, इंजीनियर भी आ सकते हैं, बायो पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री पढ़ी है, आर्ट्स के कोई मज़ामीन पढ़े हैं, कुछ भी आपने पढ़ा तो आप उसमें आ सकते हैं। उसके बाद आपका एक कंपटीशन होगा, तमाम पाकिस्तान के लोगों से तकरीबन कोई 20-25 हज़ार लोग उसमें एग्ज़ाम देते हैं हर साल, और उसमें कोई तकरीबन 150 से 200-250 सीट्स होती हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स की। तो अभी जो पुलिस का बैच अंडर ट्रेनिंग है नेशनल पुलिस एकेडमी में, उसमें तकरीबन 26 लोग हैं। अच्छा, तो उसमें 50% हमारे साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, अभी वो सेफ सिटी में आए हुए थे, और तो वो इंजीनियर थे। CSS के अलावा कैसे आ सकते हैं? CSS के अलावा कांस्टेबल पे एंट्री होती है और ASI पे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे। कांस्टेबल के लिए आपको मैट्रिक एजुकेशन चाहिए और ASI के लिए आपको ग्रेजुएशन वही BA चाहिए, सेकंड डिवीजन। फिजिकली कितना fit हो? ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग पुलिस फिजिकली एकेडमी कुछ में क्या स्टैंडर्ड होता होते है, हैं कि आपने एक तो दौड़ लगानी है अच्छा। 1.6 किलोमीटर की, दौड़ लगा सकते हो 7 बच्चों? मिनट्स में। ऑफ कोर्स Yes, लगा sir. सकते हैं, ये आप भी लगा सकती है या नहीं? लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा लगा सकते? ये भी- सकते हैं भाई। कितना लंबा है? जोया को 10 मिनट्स मिलेंगे, खवातीन के लिए 10 मिनट्स। अच्छा, 10 मिनट से कितना फासला? 1.6 1.6 किलोमीटर। किलोमीटर, लड़कों ठीक के है। लिए और One ऐसी mile. कौन सी ट्रेनिंग है जो और खवातीन के लिए थोड़ी सी डिफरेंट होती है गिवन द अभी तो जो खवातीन हमारे पास ट्रेनिंग कर रही हैं, रिक्रूट्स 1700 रिक्रूट्स इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी हिस्ट्री में सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट की है, तकरीबन 1700 रिक्रूट्स हमारे पास है, उनमें 200 से ज़्यादा खवातीन भी हैं। अच्छा, तो वो बड़ी हार्ड ट्रेनिंग कर रही हैं इस वक्त सिमली जो हमारा स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल, वहाँ पे। और जो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस में आपने देखा होगा कि सड़कों पे और नाकों पे और मराकज़ में और इवन रेडिंग टीम्स में भी खवातीन में? काम कर रही हैं, ट्रैफिक में बड़ा काम कर रही हैं।
तो और जो सीनियर लेवल पे ऑफिसर्स हैं आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे उन्होंने काम किया। SHO लग रही हैं ख़वातीन, ASPs हैं, SPs ज़्यादा हैं। सख्त कौन होती है, खातून SHO या मर्द SHO? ट्रेडिशनली तो मर्द रहे हैं SHO, लेकिन अभी ख़वातीन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के पुलिस में और बाकी शोबों में आने से ना कंपटीशन बढ़ा है, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है और उनमें जो पुलिस में रवायती किस्म की जो खराबियाँ थी वो ख़वातीन के आने से वो कम हुई हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपने वक्त दिया और बच्चों को बताया कि कैसे। हाँ भाई, बनना है भाई पुलिस वाला, बन सकते हैं? बन सकना तो आसान है, बन सकना तो आसान है, पर मसला ये होगा कि डर लगता है थोड़ा सा। सही है, हमारे सवालात का सिलसिला जो है हम यहीं पे रोकते हैं, बाकी सवाल ब्रेक में कर लेंगे बच्चे आपसे, हमें ब्रेक पर जाना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सर। और नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब है बच्चों की ज़हानत का इम्तिहान, ज़हनी आजमाइश का इम्तिहान, और हमारे साथ मौजूद हैं दो बच्चियाँ। इन दोनों बच्चियों का तारुफ आपसे करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है जी इमसाल यासीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इमसाल? ठीक ठाक है? ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा हूँ आपको? सही लग रहा हूँ जी। अच्छे, ड्रेसिंग सही की भी? जी ठीक है, ओके गुड। और हमारे साथ मौजूद हैं रुमैसा नासिर। रुमैसा, हाउ आर यू? मैं ठीक, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। अभी इनको बताया था, आपने सुना नहीं था? इन्होंने भी यही पूछा था ना कि आप कैसे, मैंने बताया था, तो आपने उस वक्त नहीं सुना? मैंने सुना था। फिर क्यों पूछा? दोबारा पूछ। फिर क्यों पूछा? ऐसे आपको क्या लगा आपका काम है, आप इतनी यहाँ देर में मैं खराब हो जाऊंगा क्या मैं सही से? तो आपका काम है, आप यहाँ बैठ कर बार बार बताएंगे, हम बार बार पूछेंगे आपको। अच्छा, तो आप लोग कौन कौन सी क्लासेस में हैं, कौन से स्कूल में हैं, क्या आपकी? क्लास 9 स्कूल, लाहौर स्कूल सिस्टम। अच्छा, क्लास 5 लाहौर स्कूल। 9 और 5 का मुकाबला करवा दिया हमारी टीम ने। अरे हमारी टीम क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने एक 9वीं क्लास की बच्ची और एक 5वीं क्लास की बच्ची बिठा दी। अब ये मुकाबला कैसे होगा? हैरान परेशान जीतने की उम्मीद कोशिश है। करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम हेल्प करेंगे। अब क्या हो सकता है, मजबूरी या धांधली, देखो जब धांधली करनी पड़ जाए तो फिर क्या हो सकता है। सही है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, हॉबीज? पेंटिंग। अच्छा अच्छा, और आपकी? क्राफ्टिंग। हॉबीज क्राफ्टिंग है। क्राफ्टिंग क्या होती है? पेपर्स वगैरह से कुछ नई नई चीज़ें बनाना। ओके, वेरी गुड। पेपर से नई नई चीज़ें बनाती है, वेरी गुड, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, ये हमारे दो एंकर्स बैठे हैं, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। एंकर्स मिस्टर इसहाक एंड मिस्टर हसनैन। प्रोग्राम इज लाइव, इट इज गोइंग ऑन एयर। यस, और आप योर बॉडी लैंग्वेज, योर एंटायर कॉन्डक्ट डजंट गो विद द लाइव शो। I'm trying to tell him from like a long time that please keep shush, but he's not even listening. I did not know that it was live. Oh my God. चलो, benefit of doubt I of thought you देते guys were like just practicing. अच्छा, हाँ, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। अच्छा, उर्दू आती है? मुहावरे आते हैं उर्दू के? नहीं आते? अंधा क्या जाने। हाँ, तिनके का सहारा। नहीं, कुछ आते हैं। अंधा क्या चाहे तिनके का सहारा। नया मुहावरा इजाद हुआ अंधा है, क्या जाने, अंधा क्या चाहे तिनके का सहारा। वाह 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 भाई, वाह वाह। अंधा क्या अंधे को तिनके का सहारा दो मिल गया। आंखें, दो आंखें। अंधा क्या चाहे दो आंखें। हाँ, दो आंखें। बंदर क्या जाने, अदरक का स्वाद। क्या बात है, आप जबरदस्त। प्लीज, मैं तो वो फॉर्म में ला रही हूँ, फॉर्म में आ रहे वार्म अप कर रहे हैं अभी हम। चलो ठीक। बिल्कुल, आप समझ आप गए होंगे। हमने अचानक से बीच में मेरा गुफ्त-ज़िक्र करना शुरू कर दिया इन्होंने। भाई भाई प्रोग्राम हो रहा है, उसके अंदर आप इधर उधर की बातें ना करें, ठीक है? मैं हूँ मौजूद, लोग देख लें। अचानक से आप इधर उधर निकल जाती। अच्छा जी, तो हम इन दोनों के दरमियान मुकाबला शुरू कर रहे हैं। इसहाक और हसनैन, आप दोनों जज हैं, कौन पहले जवाब दे रहा है ये IFB प्लीज़ बंद कर दें तो मेरी ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, नहीं, हमें तो आवाज़ आ रही है वापस। हाँ? और हमें अपने गेस्ट्स की भी आवाज़ कान में आ रही है जी, तो कुछ ऐसा हो रहा है। कुछ ऐसा है सिलसिला। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप दोनों जज हैं, हम जो देखेंगे कि पहले कौन जवाब पहले देगा जवाब देता बता है। देगा कि किसने पहले जवाब We will दिया। see on who will win this competition. यस, पेन है ना वहाँ पे? पेन है? नहीं, पेन नहीं है। नहीं, चलो उंगली से लिख लो। पेन मेरे पास Ready है, है जी? कागज इनके पास है। अच्छा, चलो ये हमारी चलो, जो जब जज आपको साहिबा देखना हैं, होगा तो फिर हम वो आपको दिखा लिखेंगे देंगे नंबर्स, ठीक है? इमसाल और रुमैसा। we will tell her on किसने पहले कहा, हाँ फिर उसके बाद ये लिखेंगे। जी, बिल्कुल सही सही। है, वेरी चलो, गुड। गौर से सुनना है, गौर से देखना है, आवाज आपने भी मुहावरे सीख लेने हैं इस दौरान, ठीक है? रेडी, चलो स्टार्ट करते हैं। वेट जरा रुको।
I need to hear their voices so that I can know on which. हाँ जोर से बोलेंगी, जोर से नहीं, बोलेंगी। ऊंचा बोलना है ताकि उन बच्चों को बेचारों को मासूम जी। लोगों को सुनाई दे। चलो रेडी 1 2 स्क्रीन पे 3 देखना, इधर आएगा। मुहावरा लाएं। कहाँ राजा भोज, कहाँ कहाँ राजा भोज और कहाँ तेली तेली नहीं आता, मैं बताता हूँ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। बिल्कुल। तो मतलब कहाँ एक प्रिंस और कहाँ एक आम काम करने वाला। तुम्हारे लेवल में बड़ा फर्क है अभी। क्लास डिफरेंस को बेसिकली हाँ। इसमें उजागर किया। कहाँ ओएस मंगल वाला और कहाँ सिपाही, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, गुड। चलो भाई, ये next। किसी को पॉइंट नहीं मिला। नहीं जी। नेक्स्ट नेक्स्ट। जितने मुंह उतनी उतनी बात बातें 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 बातें। बिल्कुल। कौन था पहले? वो यानी इंसान। इंसान, ठीक है, बिल्कुल इंसान का भी एक पॉइंट हो गया। चलो रेडी, नेक्स्ट 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 1 2 3। छोटा डैश बड़ी बात। मुंह पहले मेरा खाना नहीं, इन्होंने बोला है। की बात है। अच्छा हाँ, इंसान ने बोला है ना। बिल्कुल। चलो रोमैसा और स्पीड पकड़नी है। ठीक ऐसा है, क्या कर लेगा? 1-1. 1-1 नहीं, 2-0 2-0। ये इनका था, इंसान का 2-0। था। हाँ, चलो भी। रेडी 1 2 3 एंड नेक्स्ट। दूर के डैश सुहाने, दूर के डैश सुहाने। अब और इससे ज्यादा क्या करूं? डैश सुहाने। टक 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 टक। दूर के सुहाने। यार ढोल सुहाने। ढोल। दूर के ढोल सुहाने। जी, मतलब आपको कभी कोई चीज नहीं मिली होती ना तो बड़ी अच्छी लग रही होती किसी और के पास आप कोई चीज देखते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी लगती है, जब वो आपके पास आती है तो इट लूजेस इट्स वैल्यू। हाँ, चलो ठीक ये है। मुहावरा भी मेरा हुआ। चलो। मेरे 2 पॉइंट हो गए। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मान न मान मैं मैं तेरा मेहमान। ये तो दोनों ने साथ नहीं, बोला। उन्होंने बोला। दोनों ने साथ बोला। नहीं उन्होंने 3-1. हाँ रोमैसा ने। चलो भाई, रोमैसा को 1 पॉइंट मिल चुका है। चलो भाई। 2 पॉइंट है। मान न मान मैं तेरा मेहमान। ठीक है, नेक्स्ट। जबरदस्ती गले पड़ना। बहती डैश में हाथ धोना। गंगा। क्या बात है बनते भाई, हैं। जबरदस्त। 4-1. क्या बात है भाई, ये कहाँ सुना है आपने? ये भी अच्छा, अच्छा ठीक है आगे चलो आगे चलो। अभी सुना है। अभी सुना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब पता है? नहीं मतलब सब अगर कोई फायदा ले रहे हैं काम तो कर मैं रहे भी हैं, फायदा हाँ, ले लूं। तो हम भी कर रहे हैं। ठीक है, जी जी। चलो जी इसका एक next। और जरा सख्त किस्म का होता है लकीर के फकीर, वो भी होता है। नहीं जो जिस- फकीर अलग है। जो जिस लकीर पे चल रहा है वो लकीर के फकीर का मतलब है वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं बस, वो सोचते नहीं है इधर उधर क्रिएटिव, बस जो उनसे कह दिया बस वो यही मक्खी में मक्खी मारना। हाँ, लकीर वो इस के तरह है। फकीर। बहती गंगा अलग है, लकीर। घर चलो। का भेदी डैश ढाए, घर भोग? का भेदी डैश ढाए। वो क्या था? ना ना ना, घर का भेदी लंका ढाए, यानी के गंगा। लंका डाल, लंका, मतलब कि श्रीलंका है। आपके अपने ही किसी शख्स ने आपका कोई काम खराब कर दिया। यस, ठीक है कोई राज आपका बता दिया, मार्केट में आउट कर दिया। ठीक है, चलो। ये है। बड़े खामोश तुम दोनों बैठे। नाजरीन, क्या मुहावरे जरा बच्चों के लिए मुश्किल है लेकिन इनको आना चाहिए। चाहिए, ऐसा ऐसा इनको याद उर्दू रहेंगे। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं उर्दू में मुहावरे पढ़ते हो? जी। अच्छा चलो ठीक है, चलो। ऐसे पढ़ते हो भाई। सही तरीके से पढ़ा करो। नेक्स्ट नेक्स्ट। जैसी करनी डैश वैसी करनी। वैसी रोमैसा वैसी रोमैसा उधर रुक गई थी वैसी। वैसी, ठीक है। ठीक है भाई। जैसी करनी वैसी भरनी। 2-4. यू सो व्हाट यू रीप, हाँ यू रीप व्हाट यू सो, क्या था वो जो भी था। हाँ सही करो। सोशल हाँ यू सो सोशल यूरिप। हाँ 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 हाँ, सही करो। चलो नेक्स्ट। चोर की डैश में तिनका। तिनका दाढ़ी में। उससे बोले। क्या बात है, आपने बोल मैंने दिया। बोला उससे बोले। उसे चोर हाँ, तिनका बोला था। अच्छा हाँ। तिनका। चलो भाई। कितने हो गए? 3-3 3-3 बराबर। हो चुके 3-3 हैं। से मुकाबला बराबर है दोनों चलो। दोनों खवातीन में। 3-3। अभी खतरनाक हो रहा है। नहीं 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 वो वाला वो उनका हो गया था एक्चुअली। चलो जी, चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब हाथ कंगन को डैश किया। हाँ, बड़ा मशहूर मुहावरा है, हाथ कंगन को डैश मुझे नहीं किया। आता, जेन्युइनली मुझे ये नहीं आता। बताएंगे आपको? वो क्या? हाथ कंगन को डैश किया। गिर. हाथ कंकन को डैश क्या या किया? किया क्या क्या क्या? हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मतलब ये कि भाई मुझ जैसा पढ़ा लिखा आदमी मेरे लिए मुश्किल चीज नहीं है। ये हाथ कंगन को आरसी किया, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्या है, ठीक है। ये मेरे लिए काम बड़ा आसान है, तो बाएं उसको हाथ का कहते हैं खेल। हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है जी, आरसी। ठीक है जी। तो ऐसा काम है आरसी जिसमें क्या आपको होता कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
यू आर वेरी गुड सारे एट काम इट मसलन क्राफ्टिंग जवाब आपने देना तो मैं दे रही हूँ। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? चलो अच्छा आगे अगला दिखाओ भाई। अगला बताओ। बंदर क्या जाने डैश का स्वाद? अदरक। अदरक। ये फिर से है? ये फिर से पहले आगे इन्होंने- है तो वैसे ही इन्होंने पेपर आउट कर दिया। मैं तो वैसे ही आप लोगों से गपशप लगा जैसे अच्छा मुहावरा ऐसा जैसे अदरक बड़ी अच्छी कोई मजेदार उसका टेस्ट होता है ना। अदरक लेकिन लोग डालते हैं भाई खाने के दरमियान में। चिकन अच्छा जिंजर, खूबसूरत चिकन सा जिंजर। खाना खाते हुए आपके मुंह में एक अजीब सी चीज आती है और वो होती है बहुत है या अदरक या अदरक होती है या वो लौंग होती है जो आपका दिल करता है कि या तो आप खाएं या पकाने वाले के साथ क्या करें। लौंग नहीं होने चाहिए खानों में भाई, ये मैं अल्लाह आपको अकबर बोलता टेस्ट अल्लाह अच्छा अकबर करता है। ऐसी ऐसी टेस्ट अच्छा करता है वो। हूं। तो टेस्ट अच्छा करके निकाल दो उसको। हाँ निकाल दो। उसको पड़ा ना रहने दो अंदर। वो उधर ही बैठा रहे। टेस्ट अच्छा कर रहा हूँ भाई, तूने कर लिया टेस्ट अच्छा, अब भाग जा। अच्छा और इस पे अगर आपके मुंह में आ जाए ना तो अम्मी कहती है तुम्हारे ही मुंह में आता है भाई और ये ऐसे क्यों होता है? ये आपके साथ भी ऐसे ही होता है? आपके साथ भी ऐसे ही होता है? जी हमारे मुंह में क्यों जब आता भी है? कोई जब भी कोई तीखी चीज़ या जब भी कोई गंदी सी चीज़ आती है ना खाने के अंदर लाइक बाल वगैरह, तो माँ कहती है कि तुम्हारे ही मुंह में आता है, किसी और के मुंह में नहीं आता, तुम्हें ही ये मसला होता है और किसी को नहीं ये है। क्या चक्कर? जो बंदा इसका मतलब ये भी एक मुहावरा है माँ के कहने में इसमें मुहावरा छुपा है कि जिस चीज से आप लोग भाग रहे होते हैं वो आपकी ही तरफ आती है हाँ। भाई, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो उसकी तरफ भी नहीं जाएगी, तो आपकी प्लेट में लौंग मिलेगी आपको। एनीवे आगे चलें, अगला बताएं। चलो रेडी हाँ अगला बताएं। रेडी। 3 4 आगे डैश पीछे खाई। कुआं। आगे कुआं पीछे खाई, क्या करेंगे? मतलब क्या हुआ इसका? बताओ भाई। मतलब आगे भी मसला पीछे भी मसला, ये शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। बचना नहीं I है think बस। there should also be like a competition on like who knows on like what it means. हाँ ये भी कंपटीशन हो सकता है, वेरी गुड आइडिया। बिल्कुल। इसका मतलब बताएं। आगे कुआं पीछे खाई। नेक्स्ट दोनों साइड पे बोलो। चलो नेक्स्ट। नाच न जाने डैश टेढ़ा। नाच न जाने डैश टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन पता है क्या होता है? आंगन कितना खूबसूरत लफ्ज है। आंगन आंगन मतलब पता है आंगन का? गार्डन। गार्डन या सहन। सहन सहन आपके घर में आंगन सहन होता है। गार्डन तो सह वो हो गया बागीचा। तो एक शख्स से कहा कि भाई आप जरा हमें डांस करके दिखाएं, तो डांस करने लगा तो फिर कहना नहीं नहीं ये जरा सहन जो है ना, ये जो फ्लोर है ये सही नहीं बना हुआ है, वरना मुझे तो बहुत अच्छा काम आता है मगर आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन ये सिस्टम सही नहीं है। मैं तो हर काम कर लेता, मैं तो जीत जाता, लेकिन ये प्रॉब्लम सराउंडिंग्स को ब्लेम करना। बिल्कुल। सराउंडिंग्स को ब्लेम करना। करते हो? नेक्स्ट करते हो? कभी कभी तो करते देखा हो। जाए तो हमारे माशरे में यही मसला है। लोग कहते हैं कि लाइक अगर कहीं पर हमारे जो जगह है लाइक पेशावर, अगर वहाँ पर कहीं पर गंद हो या रेन हुई है कल बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर जो है लाइक नालियों से पानी आ रहा था, तो सब लोग कह रहे थे कि WSSP का मसला है, गवर्नमेंट का। ये नहीं देख रहे थे कि वो दिन रात खाना खा के जो पैकेट नालियों के अंदर गिरती है वो उनकी है। देखो ये बच्चा जिसकी वजह कहाँ से है, कहाँ पानी- थे तुम इससे पहले भाई? इतनी अच्छी अच्छी बातें The करते only हो। time I blame my surroundings कि जब मैं like ना लग जाती है करके ना, मैं इधर चल रहा हूँ, मैं आराम से चल रहा, अचानक से एक चीज में पाँव लग गया तो फिर मैं बस और वो इतना तो लगती भी गुस्सा- बड़ी खराब है जो पाँव की छोटी उंगली किसी चीज से टकराए तो वो भी जिंदगी की एक ऐसी उस कठिन छोटी उंगली का मकसद है उसको बनाया इसीलिए गया कि वो चीजों से टकराए। और सारा जख्म सारे जो घाव है वो अपने ऊपर का है। चलो अब तो ये होता है हम भाई। आखिरी सवाल पर आते हैं। क्या स्कोर है? 5-3। लास्ट क्वेश्चन नाजरीन, लास्ट क्वेश्चन। दूध का चला डैश भी फूंक कर पीता है। दूध का चला डैश भी फूंक फूंक कर पीता है। छाछ भी फूंक कर पीता है। अगर कोई दूध गर्म हो तो छाछ ठंडी होती है जो उसे लस्सी कहते हैं। दूध गर्म पिया आपने, लस्सी पीते हो? आपको एक जगह से धोखा मिला तो दूसरी जगह से भी आप डरेंगे, चाहे वो धोखा ना भी मिलने वाला हो तो आप डरेंगे उससे। तो ये था मुहावरा। छोड़ो ये बताओ लस्सी पीते हो मीठी या नमकीन? मीठी। चलो जी आप जबरदस्त। बताओ। मैंने कभी भी नहीं पी। मैं तो पीता हूँ नमकीन लस्सी। मैंने भी बेचारे बच्चे लस्सी पिलाओ, आज बच्चों के लिए लस्सी का इंतजाम किया जाए नाजरीन। क्यों? आज का हमारा मैंने खट्टा कभी मुझे नहीं लग पी है, रहा है। मुझे नहीं। आपको कौन सी? मुझे लग रहा है कि लस्सी लाइक खट्टी है। अच्छा खट्टी अच्छा होती है। दही खाया है? दही योगर्ट तो वैसा ही होता है। चलो खैर चलो वेरी गुड ओके नाजरीन क्या स्कोर रहा? हमारा स्कोर रहा 5-3 साल 5 साल रुमैसा 3 और वेरी गुड अच्छा मुकाबला था। अच्छा मुकाबला था। आप दोनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। Thank you, बहुत खतरनाक शुक्रिया। मुकाबला था। और नाजरीन एक काम करते हैं कि वक्फे पे चले जाते हैं। सिंपल। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते वीकेंड पर मैं गया था गम्बट, और गम्बट पर जो है वो मैंने जाकर देखा गम्बट में जो एक सेहत की सहूलियात के लिए जो काम किया गया है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं गम्बट। कराची से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर सिंध का एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है गम्बट, और गम्बट शहर में एक मुआवजा है। वो मुआवजा है गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये एक ऐसा मेडिकल सेंटर है जिसे हम स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल सेंटर कह सकते हैं। ये एक ऐसा मेडिकल सेंटर है कि जहां पर बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज हो रहा है कि जो पाकिस्तान में और कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में नहीं हो रहा है। गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिंध हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम चलाया जा रहा है। हज़ारों मरीज़ों का यहाँ पर रोज़ाना इलाज होता है। इस जगह की क्या ख़ास बात है ये मैं आपको आज दिखाता हूँ। इसके अंदर ख़ास डिपार्टमेंट कौन से हैं और कितने पेशेंट्स किस तरीके से यहाँ पर आते हैं और उनका बेहतरीन इलाज किया जाता है। आइए मेरे साथ देखिए। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि गम्बट ही क्यों? जाहिर है एक सिंध का छोटा सा ये शहर है, वहाँ पर इतना बड़ा मेडिकल सेंटर बनाने की क्या वजह? तो उसकी वजह है इस जगह की लोकेशन। इस शहर की लोकेशन ऐसी है कि ये शहर सिंध में सेंटर पर, बलूचिस्तान से बहुत करीब, पंजाब से बहुत करीब। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ से तमाम सूबों के पेशेंट्स को सर्व किया जा सकता है, और इस जगह को स्ट्रेटेजिकली ख़ास तौर पर चुना गया और यहाँ पर ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल सेंटर बनाया गया। ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसेस है कि जो कि बहुत ज़्यादा महंगा भी है उसका इलाज, और मरीज़ जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, तब जाकर उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और जब उसका कोई इलाज बाकी नहीं रह जाता तो फिर आखिर में डॉक्टर्स ट्रांसप्लांट तजवीज़ करते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर गम्बट में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर और भी डिपार्टमेंट्स हैं। अब यहाँ पर ये जो दूसरा डिपार्टमेंट सामने है वो है गम्बट हार्ट सेंटर। दिल के जो मरीज़ हैं उनका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है। इससे आगे यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं कि जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। जिस रूम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर ये जो मशीन मेरे सामने है ये कहलाती है हाइब्रिड कैथ लैब, और इस मशीन का बुनियादी काम ये है कि इस पर एंजियोग्राफी का प्रोसेस किया जा सकता है, एंजियोप्लास्टी का प्रोसेस किया जा सकता है, और अगर इस मशीन पर किसी मरीज़ को ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी यहाँ पर की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि उस मरीज़ को कहीं पर भी शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर एक और प्रोसेस है टावी, जो कि यहाँ पर किया जा सकता है। उसको स्पेल किया जाता है TAVI, और ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान के जिस्म के अंदर एक छोटा सा सुराख करके उसकी जो हार्ट का प्रोसीजर है वो किया जाता है, और वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्म करते हैं। जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये वो जगह है जो कि आपको पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल में नहीं मिलेगी। ये है गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का लंग केयर सेंटर, और यहाँ पर होता है लंग ट्रांसप्लांट जो कि पाकिस्तान के किसी भी और अस्पताल में नहीं होता है। जो लंग ट्रांसप्लांट रिक्वायर करते हैं पेशेंट्स वो यहाँ पर आते हैं, उनका मुकम्मल तौर पर इलाज होता है। गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी भी होती है। अब ये सर्जरी क्या है ये डॉक्टर मकबूल हमें बताएंगे। बुनियादी तौर पर बच्चे जो पैदाइशी तौर पर सुन बोल नहीं सकते उनको ट्रीट किया जाता है इस सर्जरी के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा हमें सर्जरी के बारे में बताएं कि ये सर्जरी क्या होती है और किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जाता है। ये कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हम उन बच्चों में करते हैं जो कि अक्सर पैदाइशी तौर पे क़ुव्वत समात के बग़ैर पैदा होते हैं। तो क़ुव्वत समात नहीं होती तो बच्चे फिर बोलना भी शुरू नहीं करते। तो ऐसे बच्चों का जो वाहिद ट्रीटमेंट है आजकल वो यही है कि कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की जाए। कॉक्लियर इम्प्लांट एक डिवाइस होती है जो कि हम ऑपरेशन करके कान के अंदर वाले हिस्से में रखते हैं, और फिर उसको तकरीबन 1 महीने बाद उसका स्विच ऑन किया जाता है। जब स्विच ऑन किया जाता है तो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल की तरह सुनना शुरू करते हैं। गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक और मौजज़ा, या यूँ कहिए कि एक मौजज़े का एक और हिस्सा, ये बिल्डिंग जो मेरे पीछे है, सेंटर ऑफ हेमाटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो एक ऐसा मामला है कि जो कि पाकिस्तान के किसी भी सरकारी अस्पताल में फ्री नहीं होता है। तो जो भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के मरीज़ होते हैं उन्हें जाना पड़ता है प्राइवेट अस्पतालों में, जहाँ पर ज़ाहिर है लाखों रुपए इस पूरे मामले पर खर्च होते हैं। लेकिन गम्बट में ये जगह पर, इस अस्पताल में, गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये इलाज किया जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, और 2 साल में तकरीबन 55
बोन मैरो ट्रांसप्लांट गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के इस डिपार्टमेंट में सर अंजाम दिए जा चुके हैं। तो आइए इस डिपार्टमेंट को अंदर से देखते हैं। फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो हेमाटोलॉजी जितने खून से रिलेटेड अमराज हैं, जिसमें बिनाइन अमराज जो लाइक एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, और उसके बाद मेलिग्नेंसी जो कि कैंसर रिलेटेड मसाइल हैं, जिसमें ब्लड कैंसर्स हैं और लिम्फोमा, माइलोमा, उनका तशख़ीस की जाती है, इलाज किया जाता है। और जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, विच इज़ आवर स्पेशलिटी बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो यहाँ पे ऑफर किया जाता है। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को लीड करते हैं डॉक्टर सिप्तैन साहब, उनके साथ हम मौजूद हैं इस वक्त। और ये जो एरिया है इस डिपार्टमेंट का, यहाँ आपको पीछे नज़र आ रहा है लिखा हुआ लाइनैक 1, लाइनैक 2, ये क्या है ये हमें बताएंगे। वालेकुम सलाम। ये मशीन जो आपको जो सामने आप देख रहे हैं, इसका काम ये होता है कि जिस पेशेंट्स को आफ्टर सर्जरी के बाद ट्यूमर पीछे रह जाता है, रेडिएशन की इंडिकेशन बन जाती है, रेडिएशन की ज़रूरत होती है, उसमें ही रेडिएशन के पर्पज़ में इस्तेमाल होती है। अब गंबट चूँकि एक ऐसी जगह पर मौजूद है जो कि नेशनल हाईवे के करीब है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर भी बनाया गया है, जहाँ पर 24 घंटे किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मरीज़ आ सकते हैं। यहाँ पर CT स्कैन भी होता है, एक्सरे भी किया जाता है, ECG की भी सर्विसेज मुहैया की जाती हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक ऑपरेटिंग रूम भी है जो कि मुकम्मल तौर पर तमाम जो भी एसेसरीज होती हैं उससे इक्विप्ड है, और यहाँ पर ऑपरेशन भी इमरजेंसी में किया जा सकता है। फिर इसके अलावा अल्ट्रासाउंड वगैरह की भी फैसिलिटी मौजूद है। तो ये रैपिड रिस्पांस सेंटर भी यहाँ की एक बड़ी ख़ास फैसिलिटी है। और इधर चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ट्रॉमा के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, उन सबको इमरजेंसी में ट्रीट किया जाता है। सिंध हुकूमत का गंबट को मेडिकल सिटी बनाने का ख्वाब पूरा कैसे करना है, उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि लोग टैक्स दें। जब हम टैक्स देंगे और हमारे टैक्स का पैसा सही जगहों पर लगेगा, तो इस तरह के हज़ारों सेंटर्स बन सकेंगे। हमारा ख्वाब ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के हर शहर में एक ऐसा मेडिकल सेंटर हो जहाँ पर लोगों को मुफ्त सेहत की सहूलियात मुहैया की जा रही हों। ये ख्वाब पूरा करना हम सब का फ़र्ज़ है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं उस सानहे की जिससे कि हमारा मुल्क जो है वो गुजर रहा है, लेकिन ये पहली मरतबा नहीं है। जिस तरह से हमने आपको शुरू में बताया था कि ये बार बार इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब इन वाक़यात का तदारुक कैसे होना है, क्योंकि रीज़न्स तो हम सबको बहुत हद तक मालूम है। हमारे साथ जी सबसे पहले मेरे ख्याल में हम रिपोर्टर हमारे जो नुमाइंदे हैं मोहम्मद अफजल साहब, उनकी तरफ चलते हैं, जो कि कोटली कश्मीर में मौजूद हैं। कोटली के भी काफ़ी सारे लोग इस हादसे में जाँ बाक हुए। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। जी वालेकुम सलाम। अफजल साहब, मुझे ये बताइए कि जो हादसे में जो जाँ भाग हुए हैं लोग, उनके लवाहिकीन से जो आपकी बात हुई, उन्होंने क्या बताया आपको इस वाक़े के हवाले से, तफसीलात किस तरीके से उन लोगों को ट्रैप किया गया था? जी, उन लोगों को अक्सरियत जो उर्सा है उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि उनके जो अपने हैं वो अपने तौर के ऊपर बाहर जाने के ख्वाब देखते हैं। और ये अगर बात की जाए यहाँ के इलाके की, तो ये इलाका इतना पसमानदा नहीं है। यहाँ पे ये जो तमाम लोग हैं ये पढ़े लिखे हैं, इनके हाथों में डिग्रियां थी, और एक ही इलाके के 26 अफराद, एक गांव है क्विरेटा का बंडली, वहाँ के 26 नौजवानों ने जो है वो आपस में ये सोचा कि उनको बाहर जाना चाहिए इटली में, और वहाँ पे अपनी किस्मत को जो है वो आजमाना चाहिए। कुछ अफराद के घर वालों को जो है इस चीज़ का पता था, उन्होंने खुद पैसे जमा करके दिए इन जेंट्स को, और कुछ ऐसे भी थे जिनको इस बात का इल्म नहीं था, उन्होंने अपने, क्योंकि ये इलाका मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे इतनी गुर्बत नहीं है कि हम ये कहें कि ये गुर्बत के सताए लोग ये, हाँ नौकरियों से ये मायूस थे कि ये पढ़ लिख के इनके पास डिग्रियां थी और वो ये चाहते थे कि कोई जॉब करें, तो उससे वो डिसअपॉइंटेड जरूर थे गवर्नमेंट से। और ये जो मौजूदा दौर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो महंगाई का एक तूफान बरपा है, इससे वो परेशान जरूर थे। अगर ये कहा जाए कि ये एक ऐसे लोग थे कि जिनको, ऐसे नौजवान थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको ट्रैप किया गया, तो ऐसी बात नहीं है। 25 से 30 लाख रुपया इन लोगों ने फी एक फर्द ने दिया हुआ है एजेंट को। तो ये 25-30 लाख रुपया जो आसानी के साथ दे सकता है, तो हम उसको ना तो गरीब कह सकते हैं और ना ये कह सकते हैं कि वो ट्रैप हुए। कुछ अफराद ऐसे थे जो जरूरतमंद थे, जो जाना चाहते थे, जिनके घरेलू हालात ऐसे थे कि वो तंग थे, उनमें से एक दो ही है। जी ठीक है। और अब उनके लवाहिकीन जो है वो, उनका क्या है रद्द अमल, वो कैसे हैं?
शफा देखें, बात सीधी सी है कि जब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे मीडिया के ऊपर जो है पाबंदी लग चुकी है, ज़िली इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है इन अफराद ने जो है वो जाकर ये कहा कि मीडिया यहाँ पे आता है, जबकि हमारे घर वालों को वर्षा में से किसी को भी, जो किसी का वालिद बीमार है, किसी की वालदा बीमार है, तो उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। मैं खुद क्योंकि ये 92 न्यूज़ ने सबसे पहले इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट किया था, तो मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो मुझे उन्होंने खुद ये कहा कि देखिए हमारे वालिद साहब जो हैं वो बीमार हैं, वो अपनी सब्जी की दुकान जो है खोल के बैठे हुए हैं, हमारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि उनको ये कहे कि हमारे साथ ये हादसा हो गया, उनको इल्म नहीं है। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो एक जो है ना अजीब सी टेंशन क्रिएट होगी हमारे लिए। अभी हमें डेड बॉडीज नहीं मिली, तो हमारे घरों में जो है वो सफाई मातम पहले ही बिछ गया है, तो जो बीमार हैं उनके लिए हमें संभालना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ अभी जो मुतालबा कर रहे हैं वो DNA टेस्ट का मुतालबा उनका ये है कि हमें बजाय इस्लामाबाद में भेजा जाए, हमारे अफराद ज्यादा है, हमें यहाँ पे आके DNA की सहूलत जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, हम वहाँ पे नहीं जा सकते ताकि हमें अपनी लाशें मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब इश्तराक नज़ीर साहब करते हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और एथलीट भी हैं जो कि यूनान में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम इश्तराक साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए इस वाक़े की क्या तफसीलात आप हमें दे सकते हैं, और कितनी ज़्यादा इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो यूनान से होते हैं, इस किस्म की कश्तियाँ निकलती हैं दूसरे यूरोपीय ममालिक में जाने के लिए? जी, इस किस्म के वाक़यात तो रोज़ाना होते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा जो है वो पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो इस हादसे में जो पाकिस्तानी जिंदा बचे हैं, 12 पाकिस्तानी, उनसे मेरी बात हुई। वो भी हिरासती कैंप में हैं, इमिग्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जुमा के रोज़ ये शिप लीबिया से निकला। हम 310 पाकिस्तानी थे, टोटल इसमें 750 लोग थे। तो ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं उनको शिप के निचले हिस्से में बिठाया गया था और ऊपर से बंद किया गया था। तो अभी जो है वो 3 दिन से भटक रहे थे, इनका शिप जो है वो ख़राब हो गया था। तो इन्होंने कॉल्स भी की, जो मुताल्लिका मतलब के ग्रीस के अंदर थे, ये ग्रीस के पानी में थे, तो इन्होंने कॉल्स भी की, लेकिन आगे से जवाब नहीं आया। रेस्क्यू उन्होंने कहा कि गो टू इटली, ये कॉल भी रिकॉर्ड हुई है बरतानिया के यूनान के जो हुकाम हैं, जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, उनकी भी गफलत सामने आई है इसमें। जी बिल्कुल। और इनका कहना है, इन पाकिस्तानियों का, कि यूनानी कोस्ट गार्ड जो हैं उन्होंने रस्से से रेस्क्यू करने की कोशिश की और शिप उलट गया। और जब शिप उल्टा तो कोस्ट गार्ड जो हैं वो 20-25 मिनट वो शिप पर मतलब कि रेस्क्यू जो उनका बहरी जहाज है उस पर खड़े होके देखते रहे। जब मुकम्मल तौर पे शिप डूब गया तो ऊपर जो लोग आए उनको उन्होंने रेस्क्यू किया और दूसरे नीचे ही चले गए टच जोन में। ठीक है जी। और इसी वजह से अब जो है यूनान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि चाहे ये लोग तारकीन वतन थे, चाहे इमिग्रेंट्स थे, चाहे ये गैर कानूनी तौर पर आ रहे थे, हमारे अपने जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्यों इनको बचाने में नाकाम रहे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इश्तराक नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उसामा है जो कि लापता फिलहाल कहलाए जा रहे हैं, उनके भाई हैं उमर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उमर, ये बताएं कि कोई खैर खबर आपके भाई की आप तक पहुंची अभी तक? अभी तक तो मैडम कोई प्लान पहुंची है, कोई जो खबर है वो अभी तक कोई हमारे सामने नहीं आई है। और जो पाकिस्तानी सिफारत खाना है यूनान का, उसके साथ आपका राब्ता है? पाकिस्तानी जो सिफारत खाना के साथ राब्ता है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, जो कोई ठोस सबूत नहीं आया है हमारे साथ। अच्छा। और गए कब थे वो आपके भाई यहाँ से? वो 1 माह कबल गए यहाँ से लीबिया की तरफ। तो हमारा जो लास्ट दफा कॉल हुई है हमारे भाइयों से, वो रात को हुई थी कॉल। ठीक है, तो आखिरी बार कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी आपकी उनसे? 9 जुमेरात को हमारी बात हुई है। तो कह रहे थे कि हम यहाँ से निकलने लगे हैं, हमारा ना 3 दिन रास्ता नहीं हो सकता, तो हम 3 दिन के बाद आपसे खुद रास्ता करके वहाँ पहुँच के रास्ता करेंगे। और 3 दिन करने के बाद हम इंतजार में यही देखते कि हमारा भाई हमें कॉल करेगा, हमें बताएगा कि भाई मैं पहुँच गया हूँ। तो चौथे दिन हमें ये हादसों का पता चलता है कि ये इस तरह मतलब वो हादसा हो गया है।
तो हम ये सोचकर हमारी जो पैरों से ज़मीन मतलब निकल गई है और हम मतलब कि अब तक हम इसी परेशानी में है कि खुदाया हमारे भाई सलामत हो। अल्लाह करे बिल्कुल। अगर अभी तक कोई और कॉन्फर्मेशन नहीं आई तो अल्लाह करे कि खुश खबरी आप लोगों की तरफ आए। जाते जाते ये बता दीजिए आखिर में कि कागजात वो लेके गए थे कोई किसी किस्म के आप लोगों के एजेंट्स से ने आप लोगों से कोई पासपोर्ट, कोई आईडी कार्ड, कोई ऐसा कागज वागज कुछ मांगा था? नहीं, इस तरह का कुछ कागज नहीं था मांगा। भाइयों के पास ही सारा पासपोर्ट वगैरह भाइयों के पास नहीं था। सही पासपोर्ट था, ट्रैवल कर रहे थे पासपोर्ट के साथ? सारा पासपोर्ट था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ साइम सुल्तान साहब मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल FIA। अस्सलाम वालेकुम साइम साहब। सर बहुत अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन कभी कभी इंसानी अकल तस्लीम करने से निकलती है कि इतने सारे लोग एक साथ निकलते हैं और उसके बाद जमा होते हैं और पूरा ये एक सिस्टम चलता है जिसके अंदर एजेंट्स भी होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं और इतना बड़ा वाक़या हो जाता है और हम सब शायद देख ही रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, इंसानी स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये बहुत ही एक हेनस क्राइम की कैटेगरी में कंसिडर होता है ग्लोबली और ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ऑफेंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इसको इस तरीके से समझा नहीं जाता, इसको एक रूटीन की चीज़ समझा जाता है और जबकि ये एक ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इसमें इसकी रोकथाम में भी बहुत मुश्किलात हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे मुल्कों में लोग इन्वॉल्व होते हैं और एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क के तौर पे ये काम करता है। तो हमारी अथॉरिटीज़, जैसे आपका इदारा है, वो क्या करता है इसकी रोकथाम के लिए? हम इसके लिए जो भी हमें कंप्लेंट्स आती हैं उस पर हम फोर्थविथ जो है इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करते हैं और हमारे 26 जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल्स जो हैं अक्रॉस द पाकिस्तान वो इस्टेब्लिश्ड हैं जो कि रेगुलरली इस मेनेस से लड़ने के लिए जो है हर वक्त काम कर रहे होते हैं। और उसका सक्सेस रेट क्या है जो भी आप लोगों के ऑपरेशन या कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं? जी हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर वी रजिस्टर्ड अराउंड 3000 केसेस अक्रॉस पाकिस्तान एंड विच पर्टेन डायरेक्टली टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड माइग्रेंट स्मगलिंग और उसमें तकरीबन 2500 प्लस जो है हमारा हमने कन्विक्शंस हासिल की हैं जो लोगों को सज़ाएं हुई हैं। और वो सज़ाएं क्या होती हैं? सज़ाएं उसमें ये मिनिमम 2 साल से लेकर तकरीबन 14 साल तक की जो है मैक्सिमम सज़ा जो है जो ट्रैफिकिंग इन पर्सनस प्रिवेंशन वाला एक्ट है उसमें 14 साल तक की सज़ा जो है वो इंक्लूडेड होती है और फिर जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं उसमें फाइन्स भी होते हैं। अब इसमें अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं तो अपनी मर्जी से गया था भाई उसके साथ, या मेरा बेटा अपनी मर्जी से गया था, अब आप उसको किस चीज़ पे वो करेंगे, कॉन्वेक्ट करेंगे कि भाई जाहिर है उसने पैसे दिए अपनी मर्जी से, वो विल थी उसकी, फ्री विल थी, पीछे से फिर अगर उसकी फैमिली आकर बयान दे दे कि नहीं इसने हमारे बच्चे को वर्गलाया या चलो वो प्रोवोकेशन के उसमें आएगा तो वो कहेंगे कि हम तुम्हारे घर बंदे भिजवा देंगे, बेटी उठवा लेंगे, या इस किस्म की धमकियां भी होती हैं। तो उनसे फिर किस तरह डील कर रही हैं ये सारी फैमिलीज? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आज हम लोगों को लेना चाह रहे थे प्रोग्राम पे, उन्होंने कहा कि हम इसलिए टीवी पे नहीं आ सकते कि उन्होंने कहा कि अगर आप टीवी पे आए तो आपके बच्चे की लाशें जो हैं वो हम आपको भेजेंगे नहीं या हाथ नहीं लगने देंगे। मतलब जी ये इतने ख़तरनाक क्रिमिनल गैंग्स हैं कि ये इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं जैसे आप बता रही हैं, लेकिन इनके लिए कवानीन भी इतनी सख्त गवर्नमेंट बना चुकी है जिसमें ट्रैफिकिंग इन पर्सनस की प्रिवेंशन का एक्ट है और प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स का एक्ट है। उसमें जो ये लोग होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं इलीगली या किसी भी गलत तरीके से जो इन्वॉल्व हों या जिनको डिसीव किया गया हो, बड़े सब्ज़ बाग दिखाए गए हों कि आपको वहाँ पे जाके बड़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और बहुत आसानी से आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, उनको विक्टिम्स ट्रीट किया जाता है, जबकि जो लोग उनको भेज रहे होते हैं उनको क्रिमिनल्स के तौर पे लिया जाता है और उनको टेकअप किया जाता है। तो ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है ऑलरेडी लेजिस्लेशन जो है पाकिस्तान में हो चुकी है। और हमारे कौन से इलाके हैं जहाँ से ये लोग ज़्यादा जाते हैं? क्योंकि इस वाक़े में भी पंजाब से ज़्यादा लोग गए। जी बिल्कुल, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि शायद ये इंटायरली इकोनॉमिक माइग्रेशन है और लोग शायद यहाँ से जो है हालात से तंग आए हुए हैं, बट दैट इज़ नॉट द केस बिकॉज इसकी सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस जो है ये 3-4 जो हमारे इलाके हैं, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और फिर AJK में जो है कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस है, बल्कि बाय एंड लार्ज जो है सबसे ज़्यादा विक्टिम्स वहाँ से मिलते हैं। ये ज़्यादातर जिसको एक ये माइग्रेशन स्टडीज़ में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट, यहाँ पे किसी एक एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम लोग गए और हु बिकेम वेल ऑफ, जी बिल्कुल, जो वहाँ पे अच्छे सेटल हो गए,
जो कि जिस तरीके से एक बताया जाता है कि 1960s में मीरपुर से माइग्रेशन हुई, और ये सारी वो एक ही कंटिगुअस बेल्ट है, उसी इलाके के, ये सारा एक ही इलाका बनता है। तो उनको देख के लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं कि जी बिल्कुल, बट वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि अब हालात वहाँ पे वो है नहीं, उतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे मौजूद नहीं है, इतनी रिसेप्टिव जो है वहाँ की गवर्नमेंट्स भी नहीं है। तो फाइनली ये बताइए कि अब इस केस के जो लोग गिरफ्तार हुए हैं 10-12 जो लोग हैं जो कि एजेंट्स थे, उनकी क्या तफसील है, वो लोग किस तरह ऑपरेट करते हैं और कैसे जो है वो अब आप लोग मज़ीद आगे बढ़कर उन जी बिल्कुल तकरीबन 10 लोग जो है AJK पुलिस ने, जहाँ पे शायद सबसे ज़्यादा लोग हैं इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व जो विक्टिम्स हैं, उन्होंने 10 लोग अरेस्ट किए हैं, जबकि FIA ने अभी तक 2 जो मेजर इसमें क्रिमिनल्स थे उनको अरेस्ट किया है। एक मेजर ब्रेक थ्रू हमें कल ही मिला है, एक जो बंदा हमने अरेस्ट किया है विच हु इज़ वन ऑफ द मेन ट्रैफिकर्स इन दिस मैटर। उनसे अब हम फर्दर इंफॉर्मेशन लेंगे। सेकेंडली वी हैव इशूड एन अपील टू द जनरल पब्लिक टू कम फॉरवर्ड एंड शेयर एनी इन्फॉर्मेशन दैट दे हैव। और जिस तरह से हमें विक्टिम्स का पता चलता जा रहा है, क्योंकि विक्टिम्स खुद भी सीगा राज में रहना चाहते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है, तो जैसे जैसे विक्टिम्स का हमें पता चलता जा रहा है तो उनसे हम उनकी फैमिली से रब्ता करके, बिकॉज दे नो हु द ट्रैफिकर्स आर, उन्होंने कई दफ़ा फैमिलीज़ ने पे किया होता है एजेंट्स को और वो जानते हैं कि कौन एजेंट्स हैं, तो उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वील क्रैक डाउन अगेंस्ट द एंटायर नेटवर्क। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साहिब सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पंजाब का इलाका है जंग, 1849 में उसे ज़िले की हैसियत दी गई थी, लेकिन अभी तक वो इलाका पसमानदा इलाका है। वहाँ की एक वजह शोहरत तो है, एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत जनाब कुदरतुल्लाह शहाब साहब जो कि इस इलाके के डिप्टी कमिश्नर रहे। अब एक और डिप्टी कमिश्नर साहब हैं अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी साहब, जो कि इस इलाके की किस्मत बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम कैसे हो रहा है अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी साहब से ही जानते हैं। जंग के डिप्टी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जंग की थोड़ी सी अगर हमें बता सकें कि क्या सूरत हाल है और इस वक्त, और आप कैसे उसको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो मुझे 4.5 महीने हुए हैं जंग में आए हुए, सबसे पहले जो इशू था जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो ये था कि पब्लिक का जो है ऑफिसेज़ में ट्रस्ट कम था। तो पब्लिक का ऑफिसेज़ में और ऑफिसेज़ के साथ ट्रस्ट के लिए जो है ख़ास तौर पर जैसा कि हमें पता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिस तरीके से डोमिसाइल इशू करना, आप रजिस्ट्रेशन के लोग आते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स हैं, मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें डे बाई डे चीज़ें हैं जो पब्लिक को जो है ऑफिसेज़ का रुख करना पड़ता है। हमने ख़ास तौर पे डोमिसाइल के लिए ये सिस्टम बनाया कि जी आप ऑनलाइन डाटा फीड करेंगे और साथ रसीद जो है हमें भेज देंगे और हम उसको वेरीफाई करके विदिन 48 आवर्स जो है आपको जो है UMS के ज़रिए घरों पे भिजवा देंगे। इसी तरीके से ख़ास तौर पे जो अभी रिसेंटली रजिस्ट्रेशन का आया कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी मैटर्स में लोगों को जो है ख़ास तौर पे काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, तो घर बैठे जो है रजिस्ट्रेशन में वो डाटा फीड कर सकते हैं और उसके बाद जस्ट 1 डे उनको आना पड़ेगा 5 मिनट के लिए, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट रजिस्टर होकर थ्रू UMS सर्विस घर जाएंगी। तो बुनियादी चीज़ों को फोकस किया, सर्विस डिलीवरी को फोकस किया ख़ास तौर पर कि वो लोगों के घरों तक पहुँचे, उनको ऑफिस के बजाय हम अप्रोच करें। तो ये बड़ा सक्सेसफुल रहा है इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। सही। फिर जो बड़ा ये तो वो मंसूबे हैं जो कि डायरेक्टली लोगों के साथ कनेक्टेड होती हैं चीज़ें। बड़े मंसूबे कौन से चल रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म मंसूबे हों? लॉन्ग टर्म मंसूबों में ख़ास तौर पे सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। 70 साल पुराने सीवरेज है और उसको कोप करने के लिए, कोप अप करने के लिए बड़ा इशूज़ हैं। हमने पंजाब सिटीज़ प्रोजेक्ट के तहत ऑलरेडी मौजूद था 4 साल से, कम्प्रीहेंसिव हमने उसका सर्वे किया है, तकरीबन 2.5 अरब का 2 अरब 52 करोड़ का कम्प्रीहेंसिवली जो हमारा सीवरेज सिस्टम जो है अब एग्जीक्यूशन मोड में आ चुका है, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगेगा और जितना भी सीवरेज का पानी है वो इकट्ठा होकर ट्रीट होके आगे जाएगा। उसके अलावा ख़ास तौर पे शहर को जो है जो वाटर फिल्ट्रेशन के हवाले से पानी का बड़ा इशू था। हमारे पास 72 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स थे, हमने दिन रात एक करके सबको जो है एक्टिव किया, फिर उसको रिस्टोर किया ताकि पब्लिक को जो है बेहतरीन पानी मिल सके। फिर वहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं जंग जो है बड़ा ट्रांजिशन किस्म का है, इधर 6 हाईवेज़ जो हैं इधर से गुजरती हैं। हम जोग्राफिकली देखें बिल्कुल राइट सेंटर में है पूरे पंजाब के,
तो उस हवाले से हमने इसका लेटेस्ट जो है 80 करोड़ पे मुश्तमिल जो है एक बड़ा लारी अड्डा जो है उस पर बनाने जा रहे हैं। बस टर्मिनल होगा और ख़ास तौर पे जो ट्रक टर्मिनल जो है वो शहर से बाहर निकालने जा रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। फिर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए ख़ास तौर पर हमने रोड्स के जितने भी हाईवेज़ के मीडियंस थे वहाँ पे हमने खूबसूरत जो है प्लांट्स जो हैं 8 से 10 फुट के जो हैं हमारे पाम ट्रीज़ जो हैं वो हमने फिक्स कर दिए हैं और साथ साथ उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लिया कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ जंग है, वहाँ पे बड़ी टैलेंटेड हमारी बेटियाँ हमारी बहनें हैं, तो उनको एंगेज किया हमने। जितनी भी गवर्नमेंट्स की वॉल्स हैं सारी की सारी जहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम उसको एक थीम के साथ वो झंग के कल्चर के साथ पाकिस्तान के कल्चर के साथ ब्यूटिफिकेशन ऑफ वॉल्स, तो हमारी बेटियां जो हैं वो वॉल्स को ब्यूटिफाई कर रही हैं। और ये तो हमें मेरे ख्याल में आकर देखना पड़ेगा हमें कि हम वहाँ देखें कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से आप उस शहर का नक्शा बदल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी जंग, और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं वैसे ही काम अगर सब करने लग जाए तो बस फिर नक्शा तब्दील होगा इस मुल्क का। ये जज्बे की ज़रूरत है जी। थैंक यू अब्दुल्ला साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।